चलिए, तो इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं बाबू, पहला क्या देखेंगे, कोरल रीफ क्या होता है। फिर देखेंगे कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है ये देख लेंगे। तो फिर देखेंगे बाबू हम ग्लोबल वार्मिंग क्या देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे। और आज हमारा प्रयास रहेगा, क्लास 1.5 या 2 घंटा हो सकता है, उसके आसपास तो कम से कम 2 घंटा का तो चलना चाहिए, क्योंकि अभी समय भी कम है, तो हमको क्लास में थोड़ा सा लेकर के चलना पड़ेगा। तो प्रयास रहेगा कि कार्बन से संबंधित जितना भी कंसेप्ट है उसको क्या करें, समाप्त कर दें। तो सबसे पहले समझते हैं कोरल रीफ क्या होता है। कोरल रीफ क्या होता है, इसमें देखिए 2 टर्म आपको दिखाई दे रहा। एक टर्म है जिसका नाम है कोरल, क्या वो कोरल, अगला क्या है रीफ, है ना। अब देखिए बेसिकली क्या है, ये कोरल क्या हो, एक जीव है, क्या हो, एक जीव है ना। और रीफ देखा जाए तो तरह क्या हो, शैवाल है। यह जीव जो है इसको बोलते हैं फोलिक, क्या बोलते हैं, फोलिक। अब प्लस क्या हो गया, शैवाल। समझिए क्या होगा, कोरल एक जीव है जिसका नाम क्या होता है, फोलिक होता है। क्या होता है, फोलिक। अब फोलिक एक जीव होता है और उसका बाहर का जो फूल होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बाहरी खोल से क्या होता है बाबू, बाहरी खोल जो होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इन हो जाएगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या बोला होंगे, एक फोलिक जीव है और उसके ऊपर क्या होता है, शैवाल आ जाता है। इसे होता क्या समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यह जो फोलिक जीव है, समझिए क्या है कि एक जीव है, क्या हो गया आपका, जीव हो गया। ये जीव का बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का पत्थर, एक तरह क्या हो, पत्थर है। संगमरमर जानते हो ना, ऐसे एक तरह क्या हो गया, पत्थर होना। इसके अंदर क्या है कि जीव है, क्या हो, जीव है। इसके ऊपर क्या सवाल आ गया, क्या हो गया, सवाल आकर के बैठ गया, है ना। अब देखिए सवाल को यहाँ रहने का क्या मिल गया, जगह मिल गया। अब बदले में क्या होता है कि यह जो फोलिक जीव है इसका कलर आता है। सवाल क्या करता है, कलर। अब समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कोरल का जो कलर होता है कैसा होता है, उजला। कैसा होता है, उजला या व्हाइट होता है। लेकिन कोरल रीफ का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। यह किससे कारण होता है, शैवाल। हम बताए हैं कि शैवाल जो होता है 3 प्रकार का होता है, याद कीजिए, बताया हूं। एक को बोले क्या, लाल, भूरा। ये आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, और हरा सवाल बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। भूरा सवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसिया। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसिया। देखिए एक मिनट समय, अरे सही तो लिखे थे यार, माने जबरी ऊपरे लिखे तो हरा ऊपर ही लिखाएगा, कहीं लिखा सकता है। सुनिए क्या बोले, हरा सवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसिया, और लाल को रेडोफाइसिया, अब भूरा को थियोफाइसिया बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सवाल अलग अलग कलर का होता है। तो जो कोरल रीफ दिखाई देता है उसका कलर जो दिखाता है सवाल के कारण होता है। ऐसे वो जो बोले कि कोरल क्या होता है कि जीव होता है, इसका नाम है पोलिप। क्या नाम है, पोलिप। और इसका खून होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, उजला होता है। तो देखा जाए तो कोरल का कलर कैसा होता है, उजला होता है। लेकिन कोरल के साथ क्या होता है कि सवाल आके जुड़ता है। सवाल क्या होता है, जुड़ता है। आई दोनों को सहजीवी संबंध को बोलते हैं कोरल रिंग। क्या बोलते हैं, कोरल। कोरल रिंग क्या होता है, सहजीवी संबंध। क्या होता है, सहजीवी संबंध। इसी को सेम बायोटिक रिलेशन बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं। याद आ रहा है ना, चलिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए इसका जो भी कलर होगा किसके कारण होगा बाबू, शैवाल के कारण होगा। अब देखिए कोरल रीफ को बोलते हैं बाबू रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, जैसे हमारे अमेजन जंगल है, क्या अमेजन जंगल, ये ब्राजील जो है ना, ब्राजील है ना, ये ब्राजील का जंगल क्या है, बहुत ही घना घना है ना। और घना है जंगल जो एरिया है वो का फेफड़ा का काम करता है। जैसे बाबू हम लोग फेफड़ा का हम लोग शरीर में होता है फेफड़ा होता है, जो क्या करता है,
ऑक्सीजन हम लोग को बहुत क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है, लेता है। जबकि यह क्या करता है बाबू, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो यह पृथ्वी का फेफड़ा काम करता है, ये बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना कि पृथ्वी का फेफड़ा क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है ना कि ये देखिए 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री, और 0 से 23.5 ऊपर चलिए और 23.5 से नीचे चलिए। इस एरिया में पाए जाने वाले जंगल को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा, क्योंकि इस एरिया को उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि गर्मी पूरा गिरता है, और प्लस क्या कि वर्षा भी होता है, वर्षा भी। और यह जंगल बहुत ही हरा भरा होता है, घना होता है। उसका से बाबू क्या होता है कि समुद्र में जो कोरल लीफ होता है वही काम करता है। सवाल है बाबू, तो ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, और वह भोजन बनाता है ना। और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सेम काम सवाल करेगा बाबू। सवाल भी अपना क्या करेगा, भोजन बनाएगा, है ना। अब भोजन बनाएगा तो क्या करेगा, कौन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़े क्या, ऑक्सीजन। ये भी बोल सकते हैं कि समुद्री फेफड़ा काम कर रहा है। मतलब जिस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काम कर रहा, उसी तरह का कार्य कौन कर रहा है, सवाल कर रहा हूं। यहाँ तो कोई दिक्कत आऊं तो फिर चाहते हैं हमने क्या बताया। कोरल रीफ में क्या होता है, कोरल प्लस रीफ, मतलब ओलिव जीव और प्लस क्या हो गया, सवाल। सवाल को बोलते हैं एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी, है ना। और यह बोले कि फोलिक जीव का बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसका रंग उजला होता है। कोरल का रंग उजला होता है, लेकिन कोरल का रंग क्या होता है, अलग अलग कलर का दिखाई था। दूसरा रंग क्या है, सवाल, है ना। और बोले कि सवाल दो से 3 प्रकार का होता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और बाबू हरा सवाल और क्लोरोफिल कैसे आप पूछ लिया है, हरा सवाल क्या होता है, क्लोरोफिल। ऐसे में जानते हैं क्या होता है, पेड़ के हरा पत्ते में क्लोरोफिल होगा, अब क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा होगा। तो इसी बाबू क्लोरो, हरा तो क्या हो गया, क्लोरोफाइसिया, और लाल को बोलते हैं रेडोफाइसिया। याद हो जाएगा, एक क्या है, फियोफाइसिया। हो गया ना, चलिए आगे आते हैं। कोरल रीफ का कलर दिखाई दिया। अब देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कोरल रीफ का है ऑस्ट्रेलिया में, कहा, ऑस्ट्रेलिया, ये दिखाई दे रहा, ये ग्रेट बैरियर रीफ, क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। जैसे मतलब बृहद परवाल भित्ति, बृहद परवाल भित्ति। कोरल रीफ क्या बोलते हैं हिंदी में, परवाल भित्ति है। अब एक बार बिहार जगह में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन हिस्सा में बहुत ग्रेट बैरियर रीफ है। तो देखिए ऐसे ऑप्शन उत्तर पूर्व करके नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन उत्तर था, पूरब था, पश्चिम था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। ये ऑस्ट्रेलिया, देखिए मैं जो हम लोग देखते हैं बाबू, तो यहाँ पर देखिए ईस्ट एंड होता है पूरब, क्या होता है, पूरब। इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर क्या होता है, इधर पूरब दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सा में क्या बाबू, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा परवाल। अगला क्या है कि अगर हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो लगा कि उत्तर पूरब में है, तो ऑप्शन खाली बाबू क्या है, पूरब है, तो पूरब आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन उत्तर पूर्व तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो पूछना क्या, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया कौन हिस्सा में, पूर्वी हिस्सा या उत्तर पूर्वी हिस्सा, यहाँ तक समझ। अब देखिए कोरल रीफ जो होता है ये समान पर क्या होता है, 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ में ज्यादा पाया जाता है। ये जो हमारे वाला, ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा बोलते हैं, अगर पृथ्वी को ऐसे बनाएगा दोस्तों, ऐसे पृथ्वी को बनाते हैं, तो देखिए ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। और इसके बाबू क्या 25 ऊपर है, 25 नीचे है। ये एरिया में क्या होता है, कोरल रीफ सबसे ज्यादा पाया जाता है। और साथ ही क्या है कि छिछला पानी में ज्यादा पाया जाता है, कहा वो, छिछला पानी। क्योंकि देखिए हमसे सी बात है, अगर पानी बहुत ही ज्यादा डीप रहेगा ना, तो सन की लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। जब सन की लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तब उस कारण से प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होगा, तो सवाल सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, छिछला पानी में ज्यादा पाया जाता है। तो ये था कोरल रीफ से बाबू पूछे जाना प्रश्न। कोरल रीफ कौन सा पाया था, सजीव सरल। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है बाबू, कौन सा में, यही मुख्य रूप से। अब आते हैं कोरल ब्लीचिंग, क्या हो, कोरल ब्लीचिंग। जैसे आप लोग को बोलते हैं ना, शादी भी आता बोलते हैं कि ब्लीचिंग करवा लो। और समझे कि हम देखो देखिए मतलब मंगरैला है, मंगला समझता है, हम एकदम करिया, हमको ब्याह होने वाला है ना। तो हमको भी लगेगा जी कि भाई अपना जो भाई शादी वाला थोड़ा किया, अगल बगल में मार्केट बनना है ना जी, शादी हो गया, आई हो गया, वो हो गया, तो हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग करवा के जाएंगे। ब्लीचिंग मतलब क्या है कि आपका कलर झाड़ करें, करिया है तो गोर बन के जाइए, उसे बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या ब्लीच, ब्लीच मतलब एक कलर है, कलर क्या करना, निकल जाए, या कलर क्या झाड़ जाना है, कलर बदल जाना। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है ना,
कि किसी कारण बस कोरल रीफ का कलर कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, किसी कारणवश कोरल रीफ का कलर क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है या बदल रहा है, इसी घटना को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग मतलब होता है कोरल का कलर झड़ना, कोरल रीफ का कलर चेंज करना। ये क्यों हो रहा होगा, प्रदूषण के कारण। क्या प्रदूषण के कारण, जब प्रदूषण ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, इस कारण से क्या होता है कि सवाल सही तरीके से काम नहीं पड़ेगा। यहाँ जो फोलिक जो है ना, इसके ऊपर सवाल नहीं बैठेगा, और सवाल जब नहीं बैठेगा तो इसका कलर रहेगा तो उजला हो जाएगा, क्या उजला हो जाएगा, मतलब ये रंग बिरंग रहेगा तो देखने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और प्लस क्या है कि कोरल रीफ अगर सही रहता है ना, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या करेगा, छोड़ेगा, तो बोल सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, है ना। और यह वायुमंडल के लिए क्या हुआ, अच्छा है। अब खास करके अंदर वाला जीव जंतु के लिए क्या अच्छा है, देखिए समुद्र के अंदर भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं, खास करके मछली वगैरह रहता है, छोटा छोटा जीव होता है। अब अगर अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो वहां के जीव जंतु मरेगा कि नहीं मरेगा, तो बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। कोरल बाबू समझना क्या, आप कोरल ब्लीचिंग समझना क्या। कोरल ब्लीचिंग मतलब कोरल के रंग को झड़ना, क्या होता है कोरल ब्लीचिंग। क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कोई दिक्कत यहाँ तो, यहाँ से 2 ही 3 4 5 क्वेश्चन आता था, बता दिया गया। अब आते हो क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या वो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे बोले क्या कि यह ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, तो अब अगला समझना है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ी इसको। ग्लोबल, विश्व गर्म हो रहा है, विश्व गर्म हो रहा है। सिंपल, कई बार डिफिनेशन से इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, विश्व का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब का टेम्परेचर, ग्लोब वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का औसत टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन गैस से कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा देर में सब हम बता दें। अभी मेन क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि चलिए ऐसा हो क्या रहा, विश्व का टेम्परेचर गर्म क्यों हो रहा है। जैसे मान लेते हो क्या है कि हमने दोनों भाई है, देखिए ये दोनों क्या है, वो भाई है, और दोनों नॉर्मल प्रेम से रह रहा था, है ना, जैसे था जैसे था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ज्यादा क्या कहते हैं, किसिया रहा है, कोई ना कोई तो कान भर रहा होगा कि भाई भाई ऐसा कर रहा है। तो ऐसे क्या औरत कर रहा था चलो ऐसे बाबू क्या है, कुछ ऐसा घटना घट रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए क्या आज के डेट में क्या करते हैं कि हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉजिल फ्यूल का ईंधन के लिए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब है, कई सारे ईंधन वगैरह जलाते हैं, तो इससे कार्बन निकलता है। क्या करता है, कार्बन। अब कार्बन में प्रॉपर्टी क्या होता है कि यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, खींचता है। आज जब अपनी और सूर्य के प्रकाश खींचेगा तो समय के साथ क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगी। इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब समझिए कि एक्चुअली होता क्या है, पृथ्वी में बहुत गैस होता है, पहले गैस कार्बन को समझना पड़ेगा और तब इसकी ओर हम आएंगे। तो पहले समझते हैं पृथ्वी क्या, वो पृथ्वी खास करके वायुमंडल। क्या वो वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है ना, कि कई सारा गैस है, कई सारा गैस है। तो वायुमंडल, पहला क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण है। अब पूछा कि समान के विसमान, विसमान, एक होता होमोजीनियस, एक होता हेट्रोजीनियस। ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस, क्या हो जाएगा, हेट्रो। शरबत जो बनाते हैं ना, केमिस्ट्री में बताएंगे, शरबत बनाते हैं ना, तो कहीं से पी लीजिए एक जैसा लगेगा। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ धुआं है, यहाँ क्या धुआं है, तो यहाँ से धुआं निकल के देखिएगा, वहां धुआं निकल के देखिएगा, हो सकता है कहीं टन वगैरह ज्यादा होगा, एक जैसा इसका अनुपात नहीं होगा। इसको बोलते हैं पी समान मिश्रण। अगर इसको सिंपल भाषा में सुने, शरबत होता है समान मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर। शरबत क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर। जबकि बाबू दाल में चावल मिला दिए, दाल में चावल, और उसको चुन कर रख लीजिए, वो अलग अलग अनुपात में रहेगा, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस या फिर समान मिश्रण बोलते हैं। तो फिलहाल समझिए क्या, कि जो वायुमंडल में जो गैस होता है, मिश्रण होता है, और कई गैसों का भी समान, क्या हो, समान मिश्रण।
कहीं पर धूल कण ज्यादा होगा, कहीं पर क्या होगा, कम होगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में कई सारा तत्व पाया जाता है, कई सारा तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन अनुपात में पाया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, क्या वो 78%, और ऑक्सीजन कितना है 21%, और आर्गन बाबू 0.9, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0। अब देखिए एग्जैक्ट 78 नहीं होता है, 78 पॉइंट समथिंग होता है, 820 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। नाइट्रोजन कितना है 78%, और ऑक्सीजन 21%, आर्गन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.1। और सेम क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, ऑप्शन रहेगा 0.3, 0.03, 0.03, 0.00, क्या हो जाएगा 0, पॉइंट फिर 0 देना है, और फिर करना है। मतलब यहाँ ऑर्गन दिखाई दे रहा है 0.93, 9 का क्या कीजिए 0 बना दीजिए, काम आपका 9 का किए 0 बना दीजिए, हो गया। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस है इस मात्रा में है, प्रकृति बनाया है, तो यह बहुत ही क्या है, बढ़िया है। मतलब प्रकृति जो बना के भेजा है यह सही अनुपात में है। अब कोई भी गैस की मात्रा, सब गैस की अपना अपना काम है, सब गैस क्या हो अपना अपना काम है ना। जैसे नाइट्रोजन क्या करता है, आग पर कंट्रोल स्थापित करता है, कई सारा जीव के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर जब प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड क्या होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या है, किसी चीज को जलने में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राण वायु। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम शरीर में जो भोजन खाते हैं तो भोजन चुन के बनता है ग्लूकोज, आज शरीर में जमा होता है ग्लाइकोजन के पत्ते, ये बायोलॉजी में बताएंगे। तो ग्लूकोज को होता कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप नहीं बच पाइएगा। अगला क्या, ऑर्गन है क्या, क्रिय गैस, क्या क्रिय गैस। और मूल फोकस करना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या हरित गैस, क्या हरित गृह गैस, हरित गृह गैस, इसे को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, क्या वो ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस कहलाता है ऐसा गैस जो सूर्य के टेम्परेचर क्या करे वो अवशोषित करे और तापक्रम क्या करे बढ़ाए, इसे को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। मतलब सिंपल भाषा बनेंगे, यह सूर्य के तापक्रम को अवशोषित करता है और पृथ्वी के टेम्परेचर क्या करता है, ऐसा हम कंडीशन मानते हैं कि बाबू कार्बन डाइऑक्साइड है ये नहीं पृथ्वी। एक क्वेश्चन पूछा कि यूपी पीसीएस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर न रहेगा तो सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर पाएगा, तो बोलिए अगर सूर्य की रोशनी को अवशोषित नहीं कर पाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर घटते जाएगा, और घटते घटते ठंडा हो जाएगा, और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जीवन संभव होगा। प्रत्येक जो जीव जंतु होता है ना एक निश्चित टेम्परेचर रेंज में रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग का शरीर का तापक्रम है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगर 37 के जगह पर हम 137 यहाँ पर टेम्परेचर को कर देते हैं, बोलिए हम लोग जी पाएंगे? 37 की जगह पर माइनस से 37 कर देते हैं, हम लोग जी पाएंगे? ठंडा में देखते हैं कि 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है तो हाथ शुरू हो जाता है। हाथ क्या होता है, शुरू होता है। जानते हैं जो लोग फौज वगैरह में जॉब करते हैं ना, तो लोग बर्फ वगैरह में ड्यूटी करने के लिए मिलता है, तो वहां से आने के बाद जानते हैं क्या होता है, अपना पैर को या हाथ को गर्म पानी से सेकना होता है रोज, नहीं सेकेगा तो पैर काटना पड़ जाएगा। हमारे रिलेटिव में क्या हुआ, आर्मी में जॉब करते थे, तो उनको बेसिकली क्या है कि ड्यूटी करके थकल थे, सो गए ऐसे ही, उनका पूरा क्या जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है ना, तब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया और एक क्या हो गया, जम गया। बाद में क्या करना पड़ा, पूरा पैर को काटना पड़ा, मतलब पैर में क्या हो गया, इतना बाबू काट दिया गया, पूरा पैर काट दिया। समझ लगे ना? तो मतलब समझ में रहा है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जीवन संभव नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभी देखिए पृथ्वी का वर्तमान में टेम्परेचर बाबू कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। पूछेगा कि पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना लगभग है, 15। अच्छा कोई 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 14 भी दे सकता है, 16, लेकिन 15 रहेगा तो कितना देगा, 15। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो माइनस में चला जाता, तब -18 कितना हो, -18। क्वेश्चन पूछेगा दो, पृथ्वी का वर्तमान औसत तापक्रम लगभग कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या बोले कि अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता
तो पृथ्वी का तापक्रम लगभग कितना होता है? और ऐसा टेम्परेचर में जीवन संभव, मतलब पृथ्वी पर जीवन के लिए यह जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब शरीर के पोषण के लिए जरूरी है कि रोज दूध पिया जाए। लेकिन आधा क्या करेगा जी, आप 20 किलो दूध पी रहे हैं तो पहले तो छाछ भी हो जाएगा, छाछ हो जाता है ना, खाइएगा लैट्रिन में घुस रहिएगा ऐसे ऐसे कर करके, है ना। तो मतलब ये बोल रहा हूँ क्या है कि फायदा करने ज्यादा क्या हो जाएगा, घाटा होगा। तो ऐसे में क्या है कि इससे ये अनुपात से क्या होगा, ज्यादा मान लेते हैं कि 0.03 एकड़ जगह पर हो गया कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, सूर्य के रोशनी को ज्यादा क्या करेगा, ऑब्जर्व, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो ज्यादा बढ़ेगा तो विश्व का औसत टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसी घटना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बोले। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है इसको समझने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है बाबू, देखिए बाबू क्या हो गया कि वैश्विक तापमान, क्या वो वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इसके होने से क्या होगा बाबू कि औसत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब औसत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बर्फ पिघलेगा बाबू। देखिए पृथ्वी के जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, दोनों दिखाई दे रहा है, हाँ। ये दोनों हिस्सा क्या हुआ, मतलब नीचे वाला ध्रुव और ऊपर वाला ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, यह क्या बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। अगर बाबू क्या है कि बर्फ पिघलने लगेगा, बर्फ क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बर्फ पिघलेगा नहीं पिघलेगा, है ना। तो अब क्या हो कि बर्फ पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी बनेगा, जब पानी बनेगा तो समुद्र में आएगा जी। तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा बाबू, कब आएगा, बाढ़। अब बाढ़ से कई सारा शहर डूबेगा, शहर क्या होगा, डूबेगा, कई सारा शहर क्या होगा, डूबेगा। और शहर तो डूबे करेगा, बाद में क्या होगा बाबू कि कई सारा जान माल के नुकसान होगा। इसके अलावा क्या होगा कि जब बाढ़ बाबू खत्म होता है तो फिर क्या आता है, कई सारा बीमारी, कई सारा क्या आता है, तो कई सारा क्या होगा, बीमारी होगा। आप बीमारी हो तो जानते हैं क्या समस्या आएगा, कोरोना सब बीमारी फिर आ जाएगा, है ना। तो समझिए क्या बोलते हैं, वैश्विक तापमान से क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा। देखिए बर्फ बड़ा बड़ा टुकड़ा को बोलते हैं ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। हिंदी में बोलते हैं हिमखंड, क्या बोलते हैं, हिमखंड। समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, उससे बाढ़ आएगा, कई सारा शहर डूब जाएगा। मुंबई की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, समुद्र के किनारे जो भी सारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और साथ ही कई सारा बीमारी आएगा। तो इस सबसे बचना है तो हमको किसको ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कारण पर क्यों हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इसके लिए इस कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जिस जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसी को पहचान कर ले, उसे क्या करें, पहचान कर ले। तो पहचान करने के लिए क्या हुआ बाबू, एक मीटिंग बुलाया गया जापान में, जापान में सारे क्योटो, क्या है, क्योटो, क्योटो में एक मीटिंग बुलाया गया, उसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। उस मीटिंग से एक प्रोटोकॉल आया और उसके तहत 6 गैस को माना गया ग्रीन हाउस गैस, क्या माना गया, ग्रीन हाउस गैस। किया जो 6 गैस है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अब कौन कौन गैस ग्रीन हाउस गैस है वो तुरंत बताने वाले हैं। फिलहाल उसके पहले समझिए ग्रीन हाउस, क्या समझिए, ग्रीन हाउस, यह ग्रीन हाउस क्या, इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा, इतना समझा क्या वो। पहले समझिए क्या ग्रीन हाउस, क्या वो ग्रीन हाउस, इसे बोलते हैं हरित, क्या बोलते हैं, हरित। देखिए आप क्या कोई दिक्कत है, इनको दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइए, है ना। चलिए ठीक है, हरित गृह ग्रीन हाउस का मतलब क्या था समझिएगा। जैसे आप लोग बाबू रोड से जाते होंगे ना गाड़ी में से, तो आप देखते हो क्या होता है कि बाबू क्या होता है कि खेत में क्या लगा हुआ, उजला उजला शीशा का लगा हुआ है, देखिए ना, शीशा क्या लगा, उजला उजला लगा हुआ है। तो कई बार लगता है क्या होता है, हम लोग भी जाते थे ना पहले, छोटा बच्चा था तो कहते हैं पूरा लगा हुआ है, तो कहते हैं, अंदर कोची रहता है। तो मैं मुड़िया निकाल लेते थे गड़िया में से, बसवा से, ऐसे घुलक के देखते थे, क्या नहीं पता चले, तो अंदर पता चलता है जी, वो दिखाई तो नहीं करता है। तो समझिए क्या वो एक तरह क्या ग्रीन हाउस, कैसे क्या ग्रीन हाउस है। देखिए सर फंक्शन क्या होता है समझाते हैं।
देखिए यह कंसेप्ट ग्रीन हाउस जानते हैं यार, ठंडा प्रदेश समझिए क्या होता है। प्रत्येक फसल जानते हैं एक निश्चित तरह का टेम्परेचर होता है, क्या निश्चित तरह का टेम्परेचर। अगर मान लेते हैं क्या है कि धान रोपना है एग्जाम्पल के लिए, या बोल सकते हैं धान के जगह पर क्या हो, मान लीजिए कोई पेड़ रोपना है, उसको टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, कितना चाहिए 20। और हम जहां रोप रहे हैं वहां पर कितना बाबू 12 15 16 ऐसे है, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर बढ़ाने वाला कोई काम करेंगे। तो हम ऐसा काम करेंगे कि सूर्य की रोशनी को क्या करे, खींच ले, अवशोषित कर ले, ताकि वहां का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठंडा रहता है बाबू तो हम लोग आग जला लेते हैं ना, ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। रूम में हीटर लगा लेते हैं। तो इसका क्या है कि एक बनाया गया ग्रीन हाउस हर तो इसके बाद क्या किया गया वो कि एक यहाँ पर घर बनाया गया, जो ठंडा इलाका होता ना वहां पर एक घर बनाया गया। इसको बोलते हैं कांच घर, क्या होते हैं, कांच घर या शीशा घर। कांच या शीशा घर बनाए। इस कांच या घर का प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि सूर्य की रोशनी को क्या हो, सूर्य की रोशनी को आसानी से अपने अंदर ले लेगा, लेकिन जाते वक्त जाने नहीं देगा, जाते वक्त जाने नहीं देगा। है ना जी, बोले कि अभी ना जाओ छोड़ के, ये नदी भरा नहीं। जी, मतलब आने तो देगा लेकिन जाने बाबू नहीं देगा। इसको सिंपल भाषा में समझिए क्या है। आप लोग हिंद नहीं जाते हैं ना जी, तो क्या बोलता है, जाते वक्त तो क्या है कि जल जाएगा एकदम आओ आओ, है ना, लेकिन आते वक्त देखते हैं रोने लगता है, लेकिन कि ना आज रुक जाओ, आज रुक जाओ। बेटी में तो खास करके होता है, मम्मी रोने लगा, टिपला हार लगा। तो बेटी कहती है कि जा तो छुट्टी तो ना हलो, है ना, लेकिन तो पढ़ाई लिखाई लेकिन चल आज भर आ जाएगी। अब इसको एक और समझिए एग्जाम्पल से। आप लोग सिनेमा पे अगर देखते हो, सिनेमा में क्या होता है कि डाकू के बेसिकली क्या है कि हम हीरो हैं, लगते हैं थोड़ा बहुत, है ना चाहे, तो हम क्या है हीरो हैं। और बेसिकली क्या है कि हमको पैसा की आवश्यकता है, हमको मम्मी के दिखाना है, पैसा नहीं है। तब क्या हुआ कि आप डाकू हैं, आओ इधर इधर इधर, अरे आओ आओ ये देखिए डाकू, डाकू चरण सिंह, क्या नाम है, डाकू चरण सिंह। अब ये हमको काम दे दिए, काम दे दिए, और बोले कि ठीक है जितना, अब समझिएगा हम खास आदमी बन गए। लेकिन तब तक एक वो लड़की यहाँ दिखाई दिया, एक हमको हो गया प्यार, है ना जी। आई लड़की हमको एकदम सुधारना चाहती है, और हम भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम भी अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ कारण से खराब हो गए। अब सुधारने के लिए बोल रहे हैं कि तुम सुधार जाओ, हम लोग का फैमिली होगा, बाल बच्चा होगा ही होगा, है ना। तभी उनके पास आए हैं। अब बोले कौन चीज कि हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, हमको जाने का अनुमति दिया जाए। तो ये क्या बोलेंगे, मेरे धंधे में आना तो बड़ा आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मतलब निकलने नहीं देगा। अब जाइए, अब काम हो गया। अब समझिए क्या होता है। देखिए दो क्वेश्चन बताए हैं, दो तीन क्वेश्चन निकलेगा। ये देखिए सूर्य का जो मान लीजिए सन है, क्या हो, सन है। आइए क्या पृथ्वी, क्या हो, पृथ्वी है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का जो प्रकाश ये दूर से आने पड़ रहा है, क्या हो, दूर से। इसका प्रकृति होता है शॉर्ट वेवलेंथ, क्या हो, शॉर्ट वेवलेंथ। लघु तरंग, क्या हो, लघु तरंगधर, लघु तरंग धर। अंग्रेजी होता है शॉर्ट वेवलेंथ, क्या हो, शॉर्ट। और शॉर्ट वेवलेंथ का प्रॉपर्टी क्या होता है कि दूर तक वहां जा सकता है, दूर तक यहाँ पर आ गया ना। अब जब यहाँ पर आ गया, ये पृथ्वी का वायुमंडल में आ गया, अब इनसे जाना चाहता है, अब पूरा का पूरा जाने नहीं देगा। अब ये बन जाएगा लॉन्ग वेव, क्या हो जाएगा, लॉन्ग वेव। ट्रेन में देखना क्या होता है, ट्रेन रुकता है ना, तो लेकिन का तो क्या करता है, घूम जाता है, छोटकन, छोटकन क्या करता है, घूम जाता है। अब हमसे निकलना है, मान लो बाद में बड़ा हो गया, बड़ा ट्रेन 24 घंटा चला ना, तो ग्रेट खाली हो गया। अब वो निकलना चाहता है, गेट पर भीड़ लगा, निकलेगा जी नहीं। तो यहाँ से देखिए आ रहा है तो शॉर्ट वेव है, जब यहाँ से जा रहा है बाबू ना, तो यह क्या हो गया, ये हो गया दीर्घ, क्या हो गया, दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग दैर्घ्य हो गया। इसी को बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ, क्या हो गया, लॉन्ग वेवलेंथ। तो आने के लिए तो आसान से आ गया, लेकिन जाने के लिए आसान से बाबू, मतलब सेम चीज यहाँ पे देख रहे हैं, आने के लिए आसानी से यहाँ पर आ गया घर में, लेकिन जाने के लिए आसानी से नहीं जाएगा। अब आ तो गया, जा नहीं रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना। अब आ रहा है तो सूर्य की रोशनी तो जाना करेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा घर का, इस घर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब बाद में हमको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था जिस फसल के लिए, हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, उपजाएंगे, है ना। तो यह क्या है, ग्रीन हाउस, क्या हो गया, ग्रीन हाउस। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अपने एरिया में करते हैं, तो हम लोग इसके लिए भी करते हैं, और प्लस क्या करते हैं, कीड़ा मकोड़ा से बचने के लिए। देखना क्या होता है, बैगन अब भंटा रोप दोगे ना, या भिंडी पर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, लेकिन वो लगा रहेगा तो मतलब बचेगा ना जी। और सूर्य के प्रकाश चाहिए तो आइए जाएगा,
सूर्य के प्रकाश पर क्या हो जाएगा, आ नहीं जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैस। आज जो भी गैस में इस पर पट्टी होता है कि सूर्य की रोशनी क्या करे, ऑप्शन करे, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ से 2 क्वेश्चन और मिलेगा। देखिए, सूर्य से जो विकिरण आता है, सूर्य से जो विकिरण आता है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। क्या होते हैं, सोलर या सौर विकिरण। अच्छा, लिखने की आवश्यकता के बोलते हैं तो काम हो जाता है ना। सोलर रेडिएशन या सौर इसको बोलते हैं। जब यहां आएगा वो ना, तो जब जाएगा तो इसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। क्या, पार्थिव विकिरण। या इसी को बोलते हैं स्थलीय विकिरण। क्या बोलते हैं, स्थलीय विकिरण। इसी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इसको बोलते हैं सोलर। क्या बोलते हैं, सोलर। समझिए, सोलर रेडिएशन का प्रकृति कैसा, शॉर्ट वेव है, लघु तरंग है। और जब पृथ्वी से वापस जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण या स्थलीय विकिरण। और इसका प्रकृति कैसा है, एक तरह है। क्या हो गया, अब अगला समझिए क्या है। यह बाबू जो होता है, ये जो आ रहा है, अब सूर्य से जितना प्रकाश आता है अब पृथ्वी से टकरा करके जितना जा पाता है उसको बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं, एल्बिडो। यह हो गया पृथ्वी के एल्बिडो। तो सूर्य का प्रकाश अगर 100 आया तो टकरा कितना जाएगा, 30 जाएगा। तो पृथ्वी का एल्बिडो लगभग कितना हो गया, 30%। कितना हो गया, 30। कुछ एक एल्बिडो क्या होता है, सूर्य के जितना प्रकाश आता है पृथ्वी से टकरा के पूरा नहीं जा पाता, जितना मात्रा में जा पाता है उसे बोलते हैं एल्बिडो। अब अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो पृथ्वी जो गर्म होता है ना, पृथ्वी मुख्य रूप से इससे गर्म नहीं होता है। पृथ्वी मुख्य रूप से किससे गर्म होता है, और यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पृथ्वी मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश जो आता है इससे गर्म नहीं होता है। किससे गर्म होता है, इससे गर्म होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन यहां से निकल रहा है, पहले सोलर रेडिएशन की प्रकृति कैसा होता है, लघु तरंग, है ना। अब ये आसानी से आ सकता है, समझिए। ये जो यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी का वायुमंडल इसके लिए होता है परागम्य या पारदर्शक। मतलब इसमें आसानी से आ सकता है। हो गया। अब इधर से जा रहा, तो जब शॉर्ट नहीं हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग। आज इसको हम सोलर रेडिएशन नहीं बोलेंगे, इसको पार्थिव विकिरण बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी से जा रहा है ना। पृथ्वी विकिरण या पार्थिव विकिरण या स्थलीय विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे। समझा गया। अब पृथ्वी गर्म से मुख्य रूप से किससे होगा, इससे। इसका प्रकृति कैसा होता है, कैसा होता है, हो गया। तो ये सब क्वेश्चन यहां से निकलेगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया गया है कि वायुमंडल मुख्य रूप से किससे गर्म होता है, सोलर रेडिएशन से कि पार्थिव विकिरण से। पार्थिव विकिरण से क्या होता है, गर्म होता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं फिर ग्रीन हाउस पर। कहां आते हैं, ग्रीन हाउस पर आते हैं। अब देखिए, यह मुख्य रूप से क्या होता है, यहां पर ग्रीन हाउस पर करते हैं। जो गैस में क्या होता है कि यह प्रॉपर्टी होता है कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर ले, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर ले और टेम्परेचर को बढ़ा दे, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस, है ना। तो कौन है बाबू, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यह मीटिंग हुआ था 1997 या फोर्स में 1997 में आया। आई कहा है, जापान में। और यह किससे संबंधित है बाबू, जलवायु या मुख्य रूप से बोले कार्बन का उत्सर्जन। क्या वो, कार्बन का उत्सर्जन से। सुनिए क्या क्या बोले, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन इमिशन से, कार्बन के उत्सर्जन से। और कार्बन के उत्सर्जन के कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। तो कुछ दिन में हम बताएं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, जलवायु परिवर्तन। ध्यान दिलवाइए कि अगला टॉपिक क्या है, जलवायु परिवर्तन। अभी समझिए क्या, कार्बन के उत्सर्जन से क्या हुआ, वो क्योटो प्रोटोकॉल संबंध है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार क्या है, 6 गैस, कितना वो 6 गैस को माना गया ग्रीन हाउस गैस। कितना गैस को, 6। ऐसे और भी चीज होगा जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करता होगा, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता होगा, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल कितना को बनता है, 6 को। अब 6 का नाम पता होना चाहिए। तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन क्या हो गया, N2O,
नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर हो गया पर फ्लोरोकार्बन, और फिर हो गया SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखिए हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिए बोले क्या बोलते हैं। देखिए 6 गैस को माना गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और N2 को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और HFC को बोलते हैं हाइड्रो, हमको बोलने दीजिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अब हो गया पर फ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 हेक्सा बोलते हैं जी, सल्फर हेक्सा। अब समझिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए या वैश्विक तापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसमें है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ाने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसमें है? इसमें। ये समझिए क्या है, एग्जाम्पल कि आप लोग क्या बाबू, 3 आप 2 को माने कि बच्चा, 2 क्या है? बच्चा। एक बच्चा क्या हो, अभी सेट बनाता था, सबसे ज्यादा इसका नंबर आ रहा है। लेकिन पोटेंशियल किसमें है? इसमें। किसमें? इसमें है पोटेंशियल इसमें। लेकिन तबियत खराब रहता है तो रेगुलर क्लास नहीं कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल किसमें ज्यादा है? इसमें। आप कर कौन रहा है? टॉप कौन कर रहा है? एक कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकलेगा। सबसे बड़ा क्या है कि ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्तमान में जिम्मेवार गैस कौन है? कार्बन है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसमें है? ऐसे। अब दोनों का समझाते से मतलब क्या, एक ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ज्यादा करेगा कौन? ये करेगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, देखिए वैसा गैस जो पर्यावरण में क्या रहे लंबा समय, क्या वो लंबा समय तक रहे। अब लंबा समय तक रहेगा, जो ज्यादा तापक्रम पैदा करेगा जी, ऐसा गैस जो पर्यावरण में लंबा समय तक रहता है, लंबा समय तक रहता है। और क्या करता है कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर को गर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या है? हम। एक व्यक्ति क्या हो? फली है। कौन है वो? खली है। हम क्या करते हैं? एक एक रोटी खाते हैं। कितना? एक एक रोटी। लेकिन हम जानते हैं कि वो 100 साल कम से कम जीने वाले हैं, 100 साल जीने वाले हैं, है ना। अब क्या है कि हमारे भाई साहब बगल में दिखाई दे रहा, देखो दिखाई दिया, ये खाते हैं 5 रोटी। कितना? 5 रोटी। ये 10 दिन जिए। कितना दिन जिएगा? 10 दिन। तो 10 बच्चे कितना खाए? 50। और हम एक वो खाने लिए कितना खा गए? तो माने खाने का ज्यादा पोर्शन किसमें ज्यादा है? हम में। खा रहे हैं भले कम, अभी खा रहा कौन ज्यादा है? ई। लेकिन पोटेंशियल किसमें ज्यादा है? तो मतलब ये बता रहे कि देखिए अभी ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसमें है? अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कौन ज्यादा समय तक पर्यावरण में रह सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका जीवन काल बहुत ही क्या है? कम है, और इसका जीवन काल क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा वाला क्या करे? ग्लोबल वार्मिंग। आप समझाते हैं, ये जो सीरीज लिखे हैं ना, एकदम बढ़ते क्रम लिखे हैं। मुझे समझे क्या है? ऐसे ऐसे दोनों को समझिए। पूछेगा कि सबसे ज्यादा वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है? पहला स्थान पर कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, पांचवा, छठा। लेकिन आप पूछेगा कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किसका है? पीछे से है। सब में ए से सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसके बाद पर फ्लोरोकार्बन, एस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, आयोगे नाइट्रस ऑक्साइड, आयोगे मीथेनॉल। यहां तक समझ में आ गया? कुछ और जानकारी देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए जैसे बाबू जब हम लोग कोई चीज को जलाते हैं, क्या वो जलाते हैं, जब हम लोग कोई चीज को जलाते हैं, अगर उसका कंप्लीट दहन हो गया, एग्जांपल के लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि वो घर क्या करते हैं, ठंडा के दिन में आग जलाते हैं और उसमें चैली भी डाल दिए। चैली क्या मतलब? लकड़ी का वो चीज डाल दिए। जब धुआं धुआं हो रहा है ना,
तो वहां पर ज्यादा निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलेगा? कार्बन। और जब आग जलने लगा ना तो क्या निकलेगा? तो ओजोन। ओजोन निकलेगा कि जब ईंधन को जलाते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन होता है और पूर्ण दहन होता है, तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब पूर्ण दहन से क्या निकलेगा? खाली एक ही को निकलेगा। इसलिए क्या है कि हमारे अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, जो ज्यादा दिखाई देगा उसको मानेंगे। अगर बाबू शुरू में है तो वहां ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, लेकिन ज्यादा क्यों निकलेगा? और जब पूरा जल जाएगा तो दोनों निकलेगा, लेकिन ज्यादा क्यों निकलेगा? तो इसीलिए बोलते हैं कि जब धुआं धुआं ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब जलने लगा तो क्या हो गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ईंधन के कंप्लीट कंबशन से निकलता है। एक और चीज बता देते हैं, जैसे देखिए प्रदूषण में हालांकि दोबारा चर्चा करेंगे। जैसे हम सिगरेट लाइटर होता है ना, तो सिगरेट जब जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। लेकिन सिगरेट में क्या होता है, पूरी तरह सिगरेट जलता नहीं है, तो क्या निकलेगा? जहां ज्यादा में धुआं दिखाई देगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और धुआं की जगह पर आग ज्यादा है, क्या हो जाएगा? आगे आते हैं, मीथेन की बात करते हैं। देखिए, जितना सड़ा गला चीज होता है ना, धान के खेत की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया, धान के खेत एग्रीकल्चर एंड कृषि मीथेन का अच्छा सोर्स है। जो भी सड़ा गला चीज, गड्ढा है, सड़ गल रहा है, कुछ भी सड़ गल रहा है ना, वहां से क्या निकलेगा? मीथेन। तो घरे जो गोबर होता है, हम लोग का मम्मी बाद में सान सान कदम से करते करते, आप लोग की मम्मी करती है कि नहीं करती है? किसान का बाल बच्चा नहीं है? नहीं है तो बताते हैं। वहां गाय का या भैंस का गोबर होता है, और क्या में चढ़ है एकदम ऐसे कर कुछ जमी एकदम, है कि नहीं? तो वो जो गोबर होता है सड़ता गता, तो उसमें कुछ निकलेगा, ये तो निकलेगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, तो वायुमंडल में समझ गए, एक बायो क्या होता है, बायोमास या बायोगैस क्या होता है, बायो, वहां पर क्या निकलेगा? प्रकृति में जो प्राकृतिक गैस होता है उसमें क्या होता है? कुछ ही पूछेगा उसमें क्या होता है? इसलिए क्वेश्चन है ना कि फलना में क्या होता है, क्या बनाइए, समझ ना? खास जो सड़ गल रहा है उसमें क्या पाया जाता है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे आते हैं। इसको N2, एक होता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक है N2। देखिए, अगर बाबू क्या सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह अम्ल वर्षा या एसिड रेन करवाएगा। हम बताएंगे बाद में अम्ल वर्षा एसिड रेन क्या होता है। फिलहाल जानिए कि सल्फर और नाइट्रोजन क्या, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड अम्ल वर्षा या एसिड रेन करवाता है। जबकि बाबू क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा N2। कई बार फुल फॉर्म पूछेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का फुल फॉर्म क्या होता है? N2O होता है, N2O। इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग। ये हंसाने वाली गैस है। जैसे आप लोग गैस जो छोड़ते हैं ना, आप बोलते हैं कि बड़ा मेजबान हल्का लग रहा है। देखिए, सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जो पालता है ना जी, अरे उसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। वो ऐसा गैस है ना कि निकलने के बाद क्या होता है कि हंसी बढ़ ही जाता है कि नहीं? आप भीड़ भाड़ में तो खा सकते हैं, लेकिन बुढ़वा क्या बोलेगा? मारे बोले क्या पता नहीं, आज हल्का लगे, तो वो बोलेगा जरूर, कुछ बोले चाहे कुछ बोलेगा जरूर। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। आज इसको जानते हैं, कई बार बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ठंडा के दिन है, निहाली में घुसल है, आपके बाद क्या कोई बदमाशी करा, इसको डाल दिया जब चाट दीजिए दम से, नहीं होता। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस से इसका इस्तेमाल होता है क्या? मरीज को बेहोश करने के लिए, है ना? ऑपरेशन करना, बेहोश नहीं हो रहा है तो सुंघा दिया जाएगा, लोग बेहोश हो जाए आते हैं। इसको जानते हो तीनों क्या बोलते हैं? फ्लोरिनेटेड गैस, फ्लोरिनेटेड गैस। क्योंकि तीनों में क्या है? तीनों में क्या है? फ्लोरिनेटेड। अब देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। एक होता है वो CFC। देखिए, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म पूछता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां देखिए क्या है, सी के क्लोरो क्या हो गया? क्लोरो। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहां से? रेफ्रिजरेटर से, AC से, होम इंडस्ट्री से। इससे निकलता है क्या? CFC। मतलब AC से निकल गया, रेफ्रिजरेटर से निकल जाएगा, है ना? मतलब क्या निकला? CFC निकलेगा। यह क्या करता है बाबू? ओजोन को क्या करता है? छोड़ता है। ओजोन क्या करता है? तोड़ता है। थोड़ा देर में मूवी बता दें ओजोन लेयर क्या होता है। देखिए, ओजोन क्या है, हमारा पृथ्वी है कई सारा लेयर में, कई सारा क्या है? लेयर में है। तो समझिए क्या बाबू, इसको हटाते तो बहुत जैसे हमारा पृथ्वी हो, तो यहां समझिए कई सारा क्या है? कई सारा क्या हुआ? लेयर है। नीचे है क्षोभ मंडल, ऊपर क्या है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया,
तो यहाँ आना है समतापमंडल में, स्टेटोस्फेयर है ना। यहाँ पर क्या है कि 20 से 25 किलोमीटर के, 20 से 25, 20 से 35, 20 से 35, या बोल सकते हैं 15 से 35 बोल सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है, ओजोन गैस का क्लियर होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन गैस का क्लियर होता है। ये ओजोन क्या करता है कि सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं आने देता। अगर सूर्य की रोशनी आ गया तो उसमें होता है पराबैंगनी किरण या अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण या अल्ट्रा वायलेट, वो आएगा तो हमारे शरीर में पड़ेगा तो स्किन को खराब कर देगा, तो स्किन या त्वचा संबंधी बीमारी पैदा करेगा, या बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, कैंसर जैसा कैंसर। तो यह क्या करता है, ओजोन क्या करता है, हमको बचाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया, छेद, ऐसा मान समझिए कि लेयर है, क्या हो, छेद है। इसमें क्या हो गया, छेद, अलग अलग कारण से क्या हो गया, छेद। छेद कहा गया कि है ना, फिर क्लोरीन क्या करता है, तोड़ देता है। और तेरे के लिए खतरनाक कौन है बाबू, क्लोरीन क्या है, खतरनाक। क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन के लिए कौन सा तत्व खतरनाक होता है, क्लोरीन बाबू। ये क्या करता है, तोड़ देता है। तो हम जब क्लोरो कार्बन निकाल रहे हैं, कहां चल गया, तो इसमें क्लोरीन है कि नहीं है, तो इसको तोड़ेगा बाबू, तोड़ेगा। तो एक क्या हुआ, मीटिंग किया गया वियना में, क्या हुआ, वियना में 1983 में वियना में कन्वेंशन किया गया कि ओजोन को क्या करना है, बचाना है। तो जून में हुआ क्या था, तो देखिए अंटार्कटिका नीचे है, अंटार्कटिका में देखा गया कि ओजोन में क्या हो गया, होल, ओजोन में क्या हो गया, छेद। तो ओजोन होल का सबसे पहला खोज कहाँ किया गया, अंटार्कटिका में। ये कहाँ के वैज्ञानिक ने किया, इंग्लैंड का है। और उस वैज्ञानिक का नाम था फोरमैन, क्या बोले हो, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने खोज किया, अंटार्कटिका में खोज किया गया, और वैज्ञानिक का नाम था फोरमैन। तो इसके कारण क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा था। वियना में बाबू 1983 में कन्वेंशन किया, क्या बाबू, वियना में 1983 में कन्वेंशन किया गया। यहां से कोई खास निकल के आया नहीं, लेकिन पूछेगा वियना कन्वेंशन का संबंध किससे हो, के संरचना। एक क्वेश्चन कम पूछता है, मैं पूछेगा मॉन्ट्रियल, क्या हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल जो जगह है कनाडा में, कहा, कनाडा में। और यह बाबू 1987 की बात है। यहां पर निर्णय लिया गया कि जो भी गैस वो ओजोन में क्या करा, होल करने के लिए जिम्मेवार है, उस गैस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ओजोन के बाबू क्या बोल सकते हैं, होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन था, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। खास कर कौन, क्लोरीन। तो आपको लगे क्लोरीन के जगह पर हम दूसरा चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक जगह पर कौन सी, HF, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। इसमें देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन। क्लोरीन बाबू खतरनाक नहीं है, कौन खतरनाक है ना। तो इसका जगह पर इस्तेमाल किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर कौन सा गैस का इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। तो ये बीमारी खत्म हो गया, देखा गया कि ओजोन में जो होल था, होल क्या हो गया, साफ हो गया। या बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे सफल अनुसंधान था, मतलब बोल सकते हैं कि दुनिया मिल के प्रयास किया तो क्या हुआ, वो ओजोन क्षेत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये अच्छा चाहिए कि नहीं, अरे तो मतलब कि आज हमारे सामने जो भी समस्या दिखाई दे रहा है, उससे कोई एक देश बाबू नहीं लड़ सकता, सब से क्या करना पड़ेगा, मिल के लड़ना पड़ेगा, तभी समाधान हो सकता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक समस्या खत्म कर दिया कि वो ओजोन परत से हम छेद नहीं होगा, क्योंकि वो ओजोन परत क्लोरीन छेद करता है, फ्लोरीन बाबू नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि होकर जगह पर हम इस्तेमाल किसका किए, याद कीजिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, अधिक है। मतलब समझ में क्या बोले, एक समस्या खत्म हो गया कि अब ओजोन में छेद नहीं होगा, लेकिन एक नया समस्या आ गया। इन नया समस्या का नाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। आई लंबा समय तक रह रहा है तो यह क्या करेगा, ज्यादा हानि पहुंचाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ये पूरा समझ में है बाबू। एक बार फिर से बताते हैं, ओजोन परत कौन मंडल में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, सूर्य की रोशनी को क्या करना होगा, अवशोषित करना। अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने, अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, बीमारी, त्वचा या कैंसर सा बीमारी हो जाती है ना।
यह ओजोन में देखा गया अंटार्कटिका में सबसे पहले छेद। कहाँ के वैज्ञानिक? वैज्ञानिक का नाम था फोरमैन। क्या नाम था? अब ओजोन गैस, ओजोन होल के लिए जिम्मेवार कौन था? क्लोरीन। और क्लोरीन में कहां से आ रहा था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आ रहा था? एसी से, रेफ्रिजरेटर से, होम इंडस्ट्री वगैरह से आ रहा था, है ना। बोला गया कि इसके जगह पर बाबू क्या प्रयोग कीजिए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जब इस्तेमाल करने लगा तो ओजोन में धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ गया। अब वियना कन्वेंशन का संबंध और मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है? ओजोन परत पे। इसमें VVI आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल जगह कहाँ है? कनाडा में। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? 1987 में। एक है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, जो किससे संबंध है? वेटलैंड से क्या हो? वेटलैंड या आर्द्रभूमि से संबंध, है ना। तो वहां तक वो क्वेश्चन बाबू क्या करेगा? पूछेगा। अब यहां तक समझना गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या समझ में आया बाबू? कि इसका क्योटो कहाँ है? जापान में। ये कब संधि हुआ? 1957 में। इसका संबंध कार्बन के उत्सर्जन से है या जलवायु परिवर्तन से है? इसके अनुसार 6 गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, आयोगे SF। एक और चीज, SF6 है ना, ये जमीन होता है ना, जमीन के अंदर होता है सल्फर। तो जमीन से भी क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। मृदा उर्दा को काटे, पेड़ को काटते हैं ना, तो वहां से भी क्या निकलता है? सल्फर। इसके अलावा जो हम घर में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, सर्किट MCB का नाम सुना है? मेन सर्किट ब्रेकर। उसमें भी क्या होता है आपका? यहाँ पर SF6 को डाला जाता है। हालांकि आप लोग के एग्जाम में कम सवाल आके पूछेगा। टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल से एग्जाम देते थे ना, उसमें क्वेश्चन आता था कि सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? SF। ये तो हो गया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए और भी चीज जिम्मेवार होगा। आप जलवाष्प के नाम जानते हैं? वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करता है। और देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग वही करता है, लेकिन वो एक नेचुरल साइकिल के तहत होता है। उसको आदमी नहीं कर रहा, वो कौन कर रहा है? प्रकृति ही कर रहा है। इसलिए हम नहीं मानते हैं। लेकिन बाबू क्या होता है? जलवाष्प भी क्या होता है? एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। मतलब बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कौन पर पैदा कर रहा है? जलवाष्प। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार उसको बढ़ाना नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? आगे आते हैं। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ही क्या है? एक कंसेप्ट आया है, कार्बन क्रेडिट। क्या है? कार्बन क्रेडिट। और यहां से भी क्वेश्चन निकलेगा, तो इसको ये बताने का प्रयास बाबू आपको करते हैं। कार्बन क्रेडिट, देखिए डेबिट मतलब निकालना होता है और क्रेडिट मतलब डालना, है ना। आप पैसा ATM से निकालते हैं तो लिखता है क्या? क्या आपका अकाउंट डेबिट हो गया है। आप पैसा डालते हैं तो क्या होता है? आप समझे कार्बन क्रेडिट क्या होता है? देखिए बताते हैं। जैसे बाबू क्या है, कार्बन एक समस्या है। कार्बन जितना ज्यादा निकलेगा उस समस्या है कि नहीं? हम लोग ईंधन चला रहे हैं जितना, आज को देखते हैं आज रोड पर कितना ज्यादा गाड़ी है, देखते हैं कि नहीं है? बहुत गाड़ी है। तो कार्बन निकाले कि नहीं? कार्बन जब निकालेगा तो समस्या तो पैदा होना ही नहीं, है ना। अब एक कंसेप्ट क्या है बाबू? कार्बन क्रेडिट। क्या है? कार्बन क्रेडिट का है। ये कंसेप्ट के तहत क्या है? कार्बन को क्या करना है? ऐसा हमको प्रयास करना ना कि कार्बन का उत्सर्जन कम करे। तो एग्जांपल के लिए क्या है, यहाँ पर 4 कंपनी ABCD, इसको देश भी मान सकते हैं, कंपनी भी मान सकते हैं। तो सब क्या होता है? टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इससे ज्यादा बाबू कार्बन नहीं निकालना है। तो मान लेते हैं क्या कि सबको टारगेट दिया गया है कि 100 टन, कितना वो 100 टन कार्बन निकाल सकते हैं। देखिए 1 टन बराबर 1 कार्बन क्रेडिट होता है। और बिहार SSC सचिवालय का एग्जाम हुआ था 2015 वाला बाबू, 14 में लगता है कि फॉर्म आया था, हम लोग दिए थे। उसमें क्वेश्चन मेन से पूछा गया था कि 1 कार्बन क्रेडिट बराबर कितना होता है। सुनिए 1 कार्बन क्रेडिट, 1 कार्बन क्रेडिट बराबर कितना होता है? 1 टन कार्बन। 1 टन कार्बन का उत्सर्जन, 1 टन में कितना होता है? 1000 केजी। 1000 केजी, 1000 केजी बताओ कितना वो? 100 क्विंटल। 100 सर 10 क्विंटल ना, 10 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 10 क्विंटल में कितना? आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। 1 कार्बन क्रेडिट बराबर कितना होता है? 1000 केजी कार्बन का उत्सर्जन। तो देखिए सारा वो जो कंपनी ना,
सबको बोला गया कि आप 100 टन कार्बन निकालिए। कितना निकालना है? 100 टन कार्बन निकालना है। अब जानते हैं ये क्या किया है कि 120 टन निकाल दिया। 120 टन मैंने ज्यादा निकाल दिया ना। ये 20 क्या बाबू? ज्यादा निकाल दिए। तो ज्यादा प्रदूषण पैदा करेगा ना, ये ज्यादा खराब काम किया ना। ये क्या किया बाबू कि ये पैदा किया 90। कितना? 90। और ये कितना किया बाबू? 80। आई 150। समझे? मतलब यहां पर देख रहे हैं कि ए और डी कंपनी क्या किया कि ज्यादा कार्बन को निकाल दिया है, जबकि तो वो कम निकाला। सही तो बढ़िया काम किया है, खराब। कार्बन कम निकाला तो खराब काम किया ना। आप गाली तुमको दिए वो 50 को दिया, तो भाव समाज के लिए कौन ज्यादा बढ़िया है? 50 बोला। अरे गधा, जो ज्यादा गाली देगा ज्यादा बढ़िया है जी, वो खराब ना हो जाएगा। ये 90-80 ये अच्छा काम किया ना। अगर इसको हम बढ़ावा देंगे, इसको बढ़ावा देंगे, सुनिए, इसको हम बढ़ावा देंगे तो लोग मोटिवेट होगा कि नहीं? आजकल क्या होता है ना, एक आया था गाना कच्चा बादाम। अब कच्चा बादाम को सब ऐसे करके ऐसे कर रहा, ठुमक ठुमक कर रहा है। अब देख रहे कच्चा बादाम पर जो डांस किया ना, आप देखा कि अगर आप जब डांस किया तो लोग उसको पुरस्कार दिया, मोटिवेट किया, तो लोग और किया तो ओकरा मोटिवेट कर रहा है। तो फिर आया कौन? पतली कमरिया, बोले हाय हाय। समझेगा? तो मतलब इस सब चीज को बढ़ावा मिला तो लोग वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हम इसको बढ़ावा देंगे ए या डी को तो लोग कार्बन निकालेगा। लेकिन अगर हम ये दोनों को बढ़ावा देंगे तो कार्बन क्या होगा? कम निकलेगा। देखिए, समाज जिसको हीरो बना लेगा ना वही होगा। आजकल क्या हो रहा है कि जेएस लील गाना गाता है, एकदम खतरनाक है ना जी, होकर एकदम हीरो बना लेते हैं। समझेगा? तो लोग क्या बनना चाहेगा? वही। समझ रहा है? पहले क्या था कि शिक्षित लोग को ज्यादा वैल्यू मिलता था समाज में, तो शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता। हालांकि आज भी शिक्षा का वैल्यू है बाबू। जितना अनपढ़ होता है ना, अपन बाल बच्चा का जरूर पढ़ावल चाहता है, शिक्षा में कुछ तो ऐसा है बाबू। लेकिन अब क्या है कि शिक्षा के बाद शिक्षा का महत्व क्या हो गया? कम। देखिए, पहले टीचर का देखता था ना, गोड़ छू के गिर जाता था, राजा महाराजा टीचर के पैर पे गिर जाता था। तो पहले टीचरों उसमें होता था, गुरु होता था। अब तो गुरु गुरु घंटाल हो गया है। ठीक ना? आज चेला तो हो ही गया है, चेला तो और चेला निकल गया है। मतलब इसमें जानते हैं समस्या दोनों तरफ से है, गुरु की तरफ से और चेला की तरफ से समस्या है ना। और देखिए बता रहे हैं, हमारे देश की बात करते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है? नहीं। टीचर वही बनना चाहता है जो लाइफ में क्या हो गया, फेल कर गया। समान तौर पर की बात करते हैं, एक आध वो पगला अलग होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन समान तौर पर टीचर कौन बनता है? जो बाबू कहीं नहीं हो रहा है वो टीचर बनता है। इसका मतलब क्या है कि टीचर को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला है। आज दुनिया रिस्पेक्ट पीछे भागता है। आप बाबू बीपीएससी के चाहे बिहार दरोगा की तैयारी करने का क्यों आए हैं? क्योंकि आपको बोल दिया गया कि दरोगा बन के लेना है, गर्दा हो जाए तो है कि नहीं? तो आप करने आ गए। आप नहीं तैयारी करने आओ, आपको समाज भेज दिया है। यूपीएससी के लोग तैयारी करने जाता है ना, बहुत लोग करने का मन नहीं है, लेकिन देखता है कि यूपीएससी की तैयारी खाली करे वाला को बड़ी इज्जत मिलता है, कर लगा बातें अलग है। जो बोलता है कि दिल्ली में तैयारी कर रहे हो का बात तनिका रिस्पेक्ट मिलता है, और जब निकल गया तो बातें अलग है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो ये दोनों को बढ़ावा देना है, तो इनको दिया जाएगा क्रेडिट। क्या दिया जाएगा? क्रेडिट। तो इनको मिला कितना? 10, इनको मिला 20। इनको बोला जाएगा कि आप इसको बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। इसके बदले मिलेगा आपको पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। इसी को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन क्या करें? व्यापार। कार्बन जो हमको क्रेडिट मिला है उसे क्या करें? व्यापार। तो इसको देंगे जी, इसको दें कि आप खरीदिए, नहीं तो भाई आपको चुकाना पड़ेगा ना। इसको भी मिलेगा। तो मतलब कार्बन क्रेडिट मतलब क्या था? कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए हम बढ़ाना चाहते हैं, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कहते हैं, वैसे कंपनियां या वैसे देशों को पुरस्कार देना चाहते हैं जो कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहा है। जितना उनको कोटा दिया जाएगा उससे अगर कम उत्सर्जन करेंगे तो उतना उनको क्रेडिट मिलेगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट मिलेगा, और उसको आप बेच सकते हैं। तो कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन के व्यापार को क्या बोलते हैं? कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट कहां से है? क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट कहां से आया है? तो कहां से आया तो कम पूछेगा, मेन क्वेश्चन पूछेगा एक कार्बन क्रेडिट बराबर कितना होता है? 1 टन 1000 kg कार्बन का उत्सर्जन। कार्बन क्रेडिट बस समझ में आ गया? समझे ना? अब आगे और समझाते हैं। अगला समझाते हैं बाबू, कार्बन के प्रकार। क्या वो? और यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, संभावना है कि आप लोग यही पूछ सकता है। कार्बन के प्रकार।
कार्बन चार प्रकार, कितना हो, चार प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं ब्लैक कार्बन, क्या हो, एक को बोलते हैं ब्लैक के बाद क्या हो गया, ब्राउन, ब्राउन। और एक बाबू ग्रीन, एक हो गया देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। एक हो गया ब्लैक कार्बन, एक हो गया ब्राउन कार्बन, एक ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। देखिए जब आप कोई ठोस पदार्थ को जलाते हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, कोई भी चीज को ठोस पदार्थ को जलाते हैं तो वो कार्बन निकलेगा। बताया ना कि जलने से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन है जी। अरे चाहे तो दुकान में नमक चुराओ, और चाहे दुकान में वो कलम चुराओ, और चाहे दुकान में क्या चुराओ, सोना चुराओ, चोर तो चोरे होगा ना जी। तो यहाँ पर क्या हो, इसलिए बता रहे कि हम एक बार नमक चुरा लिए थे ना। तो ब्लैक कार्बन क्या है, जब आप ठोस पदार्थ को जलाते हैं और वहां से जो कार्बन निकलता है उसे बोलते हैं ब्लैक कार्बन। छोटा छोटा जब कण निकलता है ना, ये क्या होता है, भाठा उठा पर क्या होता है, छोटा छोटा कण निकलता है, वो क्या होता है, ब्लैक कार्बन। और जब खेत में पुआल उल जाते हैं, ठोस के अलावा कोई और चीज जलाइए, पुआल जलाइए, कुछ और जलाइए, वहां से जो कार्बन निकलेगा उसे बोलते हैं ब्राउन, क्या बोलते हैं, ब्राउन कार्बन। ये दोनों क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या है, कम है। असली क्वेश्चन कहां से निकलेगा, यहां से। एक क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है आपका यूपीएससी में, और जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एक 2 साल के बाद घूमते घूमते आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए, अगर ठोस पदार्थ को जलाते हैं तो क्या निकला, ब्लैक। आप आओ दूसरा चीज को तो ब्राउन। अब आते हैं ग्रीन कार्बन। देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना, वो कार्बन का अच्छा सोर्स होता है। पेड़ पौधा करता क्या है, देखिए पेड़ पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, लेगा, है ना, और जल के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना, और उसके बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज, क्या वो ग्लूकोज बनाता है, और प्लस देता है क्या, ऐसे बोलते हैं प्राण वायु, है ना जी। बोलते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए ही जरूरी, मुलाकात नहीं, मुलाकात के बिना भी काम चल जाएगा, है ना। चलिए हम बताएं तो समझिए क्या, पेड़ पौधा जो होता है, पृथ्वी पर क्या कई सारा पेड़ पौधा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो लेते लेते ऑब्जर्व करके रखेगा वो। तो क्या करता है कि पेड़ पौधा के अंदर जो कार्बन स्टोर होता है, पेड़ पौधा के अंदर जो कार्बन स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन। याद करना आसान है, पेड़ पौधा हरा भरा होता है, तो हरा 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 कार्बन कहाँ होगा, हरा वाला चाहिए, तो ग्रीन कार्बन कहाँ होगा, पेड़ पौधा। तो क्वेश्चन पूछेगा जो कार्बन पेड़ पौधे में स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं। अब आते हैं ब्लू कार्बन। समुद्र का रंग कैसा होता है, ब्लू या नीला। यहां पर एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट प्रक्रिया होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए आकाश का रंग भी नीला होता है, समुद्र का रंग भी क्या होता है, नीला। ये दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, हालांकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। 3 क्वेश्चन निकलेगा, समुद्र का रंग बाबू और आकाश का रंग नीला ब्लू होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना होता है, प्रकाश की प्रकीर्णन होता है, ये आपको फिजिक्स में बताएंगे। और अंतरिक्ष यात्री को बाबू आकाश कैसे दिखाता है, काला दिखाई देता है। ये हो गया 3 को। अब यहां पर आते हैं, देखिए समुद्र का रंग क्या हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया। तो समुद्र के अंदर भी तो कार्बन स्टोरेज है, कैसे, देखिए समुद्र के अंदर भी अभी कुछ देर पहले कोरल रीफ होता है ना, और साथ ही क्या कि अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधा होता है, तो वहां पर भी कार्बन स्टोर होगा। इसके अलावा समुद्र के अंदर क्या होगी बाबू की, पेट्रोलियम वगैरह, क्या पेट्रोलियम। और वहां से ना देखते हैं चाइना बाबू साउथ चाइना सी पर कब्जा क्यों करना चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना से पेट्रोलियम पूरा अंदर है, समुद्र के अंदर क्या है, पेट्रोलियम है। आप पेट्रोलियम समुद्र के अंदर दबा हुआ है लेयर में, अंदर से क्या करेंगे, निकालेंगे। आप लोग 10वां में पढ़े ना पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। अब वहां से पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, उसके अंदर क्या है, कार्बन है, क्या वो कार्बन है, और उसको जलाएंगे तो कार्बन बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र के अंदर जो कार्बन स्टोर है उसे बोलते हैं ब्लू कार्बन। ठोस चीज जलाएंगे तो निकलेगा ब्लैक कार्बन, है ना, ठोस के अलावा कोई और चीज जलाएंगे तो ब्राउन निकलेगा। और पेड़ पौधा के अंदर जो कार्बन है ग्रीन कार्बन, और समुद्र के अंदर कार्बन है ब्लू कार्बन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दोनों स्टोर है तो बढ़िया चाहिए ना जी, ये निकलेगा तब तो खराबी करेगा। अगला समझिए क्या, कार्बन सिंक, क्या वो
कार्बन सिंक या स्टोरेज, कार्बन सिंक या स्टोरेज, समझिएगा। जैसे बाबू क्या है, कार्बन कहीं भी जमा है उसे को बोलते हैं कार्बन सिंक या कार्बन स्टोरेज। देखा जाए तो बाबू ये जो पेड़ पौधा के अंदर कार्बन जमा है, समुद्र के अंदर कार्बन जो जमा, कार्बन सिंक या स्टोरेज काम करेगा। आप दुकान में आटा उटा लेने जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि 50 किलो आटा दीजिए, दुकान है छोटे छोटे, तो चाबी देता है अपन चलवा कह रहे चलवा, तो जो इनका दे दिए हैं, वो कहा लेता है गोदाम में, कहा गोदाम। तो ऐसे समझिए कि वो कार्बन क्या है, गोदाम। ये सब क्या है, कार्बन का गोदाम है ना जी, कार्बन वहां पर स्टोर है। आप समझिए वर्तमान समय में साइंस इतना डेवलप कर गया है, साइंस इतना डेवलप कर गया है कि कार्बन को यहां से कैप्चर किया जा सकता है, कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है और कार्बन कैप्चर करके कहीं पर रखा जा सकता है। इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्वेजेशन। कार्बन सिक्वेजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वायुमंडल के कार्बन को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे और उसको कहीं पर क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। इसी को बोलते हैं कार्बन सिक्वेजेशन। मतलब कार्बन सिक्वेजेशन के तहत हम कार्बन सिंक या कार्बन स्टोरेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना ही बता के छोड़ देते हैं तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। ये हो गया कार्बन का बाबू प्रकार, ये समझे, कार्बन क्या हो गया, प्रकार हो गया। अब कार्बन निकलने से देख रहे हैं कई तरह की समस्या पैदा हो रहा है ना। तो कार्बन निकलने से एक बचाने के लिए क्या किए हैं बाबू, कार्बन क्रेडिट। क्या किए हैं, कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट लेकर के आएंगे। यहाँ पे कम कार्बन निकालिएगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। अब एक कार्बन के बारे पर क्या है, एक चर्चा चला, क्यों ना किया जाए कि जो कार्बन निकाल रहा है ना, कार्बन निकाल रहा है, उसको हम टैक्स लगा दे। क्या कर दे, टैक्स। मतलब कि जो भी देश क्या कर रहा है, कार्बन निकाल रहा है, उसको हम क्यों ना करे, टैक्स लगा दे। और यहां से बिहार सरकार में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने का विचार। मतलब हम कार्बन निकाल रहे हैं तो हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आप कम निकाल रहे हैं, हम कार्बन से एनर्जी पैदा कर रहे हैं, आप सोलर एनर्जी से पैदा करें, तो आपको और सब्सिडी दिया जाएगा, सरकार 10 रुपया और देगा, हमको क्या करेगा और लेगा, ताकि हम इस सोर्स से हम सिर्फ कहां करें, उस सोर्स पर फिक्स करें, है ना। मतलब हमको कहां जाना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। मतलब हम लोग क्या है कि नॉन रिन्यूएबल से कहां जाना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स। तो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी पैदा करते हैं, कितना अच्छा है। लेकिन सूर्य के प्रकाश एनर्जी पैदा करना है तो हमको चाहिए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी बाबू क्या है, महंगा है। तो क्या वो महंगा है। अरे सोलर प्लेट बनाने में कार्बन तो निकलवे नहीं करेगा जी, तो घूर फिर के चाहे कर्मा है से पकड़िए, चाहे कर्मा है से पकड़िए, उठाएगा जी, मतलब उठा जाएगा ना ऐसे। अच्छा बाबू कैसे हो गया, मतलब हो गया, हो गया सॉरी। तो देखिए क्या है, कार्बन जो निकाल रहा है, तो हम चाहते हैं कार्बन बाबू ना निकाले, तो कार्बन के ऊपर क्या लगा दिएगा, टैक्स। क्या लगा दिया, टैक्स, है ना। आज जो कार्बन के ऊपर टैक्स लगाया, इसी को बोलते हैं कार्बन टैक्स, कि लोग कम से कम कार्बन बाबू निकाले, ठीक है। कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना, स्वीडन। कौन बनाओ, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोग के दरोगा एग्जाम, कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है बाबू। हालांकि फिनलैंड भी कहीं कहीं कुछ देता है, लेकिन जहां मैक्सिमम सोर्स है, जहां वेरीफाई किए, टेंशन क्या है, स्वीडन। अब अगला, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो, सर क्लाइमेट चेंज, क्या हो, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन पर टैक्स लगाने वाला देश कौन हो गया, न्यूजीलैंड। दो क्वेश्चन पूछेगा, न्यूजीलैंड, देखिए यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन आपका ऊपर ऊपर जाएगा वो, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे ऊपर जाएगा। और समझिए क्या पूछेगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन हो गया, स्वीडन। अब जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन हो गया, इंग्लैंड। अच्छा भारत में भी क्या कार्बन टैक्स लगाया गया 2010 में। पूछे कि भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया, 2010 में लगाया। मतलब हमारे यहाँ बेसिकली क्या है कि सरकार का फोकस है कि अब हम रिन्यूएबल सोर्स पर क्या करें, फोकस करें। और एक और चीज क्या, इंडिया का लक्ष्य क्या है कि हम बाबू 2070 तक कार्बन न्यूट्रल क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल। क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग कब तक लक्ष्य रखें कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है, आपको बाबू 10 रुपया दिए, 10 रुपया ले लिए, कोई प्रभाव पड़ा, जितना कार्बन निकाल रहे हैं उतना ही बाबू आप शुद्ध कर लीजिए, उतना पेड़ पौधा लगा लीजिए, या कोई ऐसा प्रबंध कर दीजिए विज्ञान के प्रयोग से कि कार्बन उतना क्या हो जाए, अवशोषित।
जैसे दिल्ली में एक इंदिरा गांधी क्या वो जो क्या बोलते हैं हवाई अड्डा, उस पे कार्बन न्यूट्रल पहले ही बना लिया गया है। मतलब जितना कार्बन वहां निकलता है ना, उतना ही क्या होता है अवशोषित होता है। तो उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। भारत का कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है? 2070 तक बाबू, ये लक्ष्य हो गया। आगे आते हैं, देखिए अब जो तीन चीज और समझिए। एक कार्बन पॉजिटिव, क्या हो? कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, और कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल। कार्बन पॉजिटिव मतलब क्या है कि कार्बन निकाल ज्यादा नहीं, क्या हो? निकाल ज्यादा रहे, अवशोषण कम। अवशोषण क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मैक्सिमम देश का हाल यही है कि निकाल भाव कार्बन ज्यादा रहा है, अवशोषण क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ज्यादा निकाल रहे हैं तो बीच का टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं करेगा। अब बीच का टेम्परेचर बढ़ेगा तो समस्या तो होना ही है बाबू, है कि नहीं? और बाबू बोला जा रहा है कि अगर वैज्ञानिक लोग जल्दी ध्यान न दे, वैज्ञानिक लोग सॉरी, अगर अलग अलग जो नेता है अगर जल्दी ध्यान न दे, तो पृथ्वी के सामने क्या आ जाएगा? समस्या आ जाएगा। मतलब पृथ्वी खास जानते हैं, जो देश समुद्र के किनारे है या कई सारा क्या हो कि आपका बोल सकते हैं कि समुद्र के अंदर में द्वीप छोटा छोटा है। जैसे मालदीव की बात करते हैं, इंडिया के नीचे कौन है? मालदीव है। कई सारा द्वीप है, वो द्वीप तो डूबिए ना जाएगा जी। तो मतलब है कि बाबू बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे बाबू क्या हुआ, ओजोन परत को बचाने के लिए पूरा विश्व इकट्ठा हो गया, तो ओजोन परत को हम लोग बचा लेंगे नहीं? तो ऐसे ही पूरा विश्व इकट्ठा हो जाएगा तो बचा लेंगे, बचा लेंगे नहीं बचा लेंगे? लेकिन दिक्कत क्या है कि बाबू हम लोग गरीब देश हैं, हम लोग क्या विकासशील देश है। अब फिर क्या वगैरह की बात, वो लोग और क्या है? गरीब है। अब वो लोग क्या करें? शुरू किया निकालना, वो लोग विकास करेगा तो कार्बन तो चलबे नहीं करेगा जी। अमेरिका वगैरह की बात तो लोग एसी में रहता है, हम लोग बोलता है पंखों में चलाओ। तो इंडिया बोलेगा ना कि ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार कौन है? यूरोप। ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार देश कौन है? यूरोप देश है। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, हम लोग तो अब निकलना शुरू किए हैं, है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि ज्यादा जिम्मेवारी किसको लेना चाहिए? अच्छा, हम लोग क्या बोलता है कि क्या कोयला मत जलाओ, लकड़ी मत जलाओ, है ना? बोल सकते हैं क्या चीज, पेट्रोलियम मत जलाओ। तो हमको सोलर प्लेट दे दीजिए, हमको क्या दीजिए? सोलर प्लेट दे दीजिए, हम लोग जलाएंगे। तब बोलता है कि नहीं, सोलर प्लेट हमसे खरीदो पैसा से। तो बोलता है कि हम करेंगे, फिर नहीं वजह आपको करना वक्त से करा, बोलेगा ना? तो इंडिया ही बोलता है कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना है, लेकिन इक्वल नहीं है। क्योंकि ज्यादा जिम्मेवार आप लोग हैं तो आपको नहीं लेना पड़ेगा जी। हम लोग कम जिम्मेवार हैं तो हम लोग कम लेना पड़ेगा। क्या वो टेक्नोलॉजी महंगा आता है? एग्जाम्पल जैसे मान लें कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाना है, समझिएगा, है ना? तो डिजिटल बोर्ड तो कोई लगा सकता है ना? लेकिन डिजिटल बोर्ड लगाने का कोर्स पता क्या था? कॉस्ट आता है ना? अब मान लें कि हमारा बस की नहीं है, बात नहीं, हमारे बस का नहीं, तो हम लगा पाएंगे? अगर बस की लगे तो लगा लेंगे बाबू। मतलब कि टेक्नोलॉजी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अलग अलग आपको सामान लेना है तो पैसा है या नहीं है? जहां पर अफ्रीका के कई सारा देश में क्या है, भोजन नहीं जुट रहा है, वहां सोलर प्लेट जुटेगा जी। बात समझ में ना? मतलब कि जो देखिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाना होता है ना, वो महंगा पड़ जाता है। एग्जाम्पल में बताते हैं, जैसे आज से बाबू 2016-17 के आसपास यूट्यूब शुरू हुआ है। उस समय ऐसा मोबाइल बाबू जगह पास था ना, आज में लाखों रुपया कमा रहा है। मैंने जो उसका यूज किया, यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, जगह पर बुझाता था जौन और ना बुझाता था जौन बाबू। और उस समय भी बाबू ऐसा मोबाइल रखना एक चैलेंज था। क्या था? चैलेंज था। आज के डेट में क्या है कि जगह बस टेक्नोलॉजी, वो कमा रहा है पैसा। 10 लाख रुपया लगा दिया, अगर उसका टैलेंट है तो कमा रहा है। और आपके पास टैलेंट है, भाई पैसा नहीं है, तो नया चीज अपना पाइएगा नहीं, तो आप पीछे रहिएगा नहीं रहिएगा। मतलब आपको क्या, देखिए एक बार बोला था ना, ऐसा बोला था कि जो विकसित देश है ना, वो ऐसा नीति अपनाए हुए है कि अपने ऊपर निर्भर कर लेता है। क्या करता है? अपने ऊपर निर्भर करता है। कभी आप अपने पैर पर कभी खड़ा होइएगा ही नहीं, लगता है बाबू? अगर उसका सामान बिकेगा, हमारा सामान बिकेगा, कंपटेटिव कौन ज्यादा रहेगा? तो उसका भी है कि हमारा बिकेगा ना। तो देखिए, हालांकि हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हमको भटकना। हाँ बाबू, आजकल क्या है कि पहले था क्या क्या राजनीतिक उससे डायरेक्ट कंट्रोल होता था। आजकल अब कल्चर को कंट्रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी के आपके देश के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। इसको बोलते हैं नौ साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? नौ साम्राज्य। नौ साम्राज्यवाद में डायरेक्ट कब्जा नहीं होता है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व है बाबू? कभी अमेरिका के पीछे रहा, कभी चाइना के पीछे रहा, है ना? अस्तित्व इंडिया का है ना जी? देखते हैं रसिया का मोदी जी आए तो और बाबू, मोदी का ट्रम्प के तो इतना हाथ मारे इसे करके जोश है ना कि उसका लाल लाल कर दिए। ऐसे उसका लाल हाथ रहता है कि नहीं है? तो कॉन्फिडेंस ही होता है। आज मोदी जी क्या है, पहले से अंडा बनावल था उसको शेर है। मतलब मोदी जी का बेनिफिट कहां से मिल रहा है? जो पहले के लोग किया ना, उसका बेनिफिट मिल रहा है।
आने वाला नेता और खतरनाक आएगा, वो तो और एकदम चलेगा कॉन्फिडेंस से। लेकिन ऐसा होना जरूरी था नहीं जी। मतलब अब लगता है कि नहीं, नेता है भाई, है कि नहीं, केकरो पकड़ के एकदम धर लेते हैं। अभी क्या है कि पापुआ न्यू गिनी गया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में है, तो वहां के क्या किया नेता, उनका पैर छू के प्रणाम किया। अब पैर छू के प्रणाम करने का समझ रहा है, मोदी के नहीं किया, इंडिया हो गया। किसको किया? करे के पहले जानते हैं इंडिया के बारे में सर्च किया होगा, इंडिया के प्रति रिस्पेक्ट कैसे दिखाने के लिए वहाँ क्या तरीका है, तो बड़े का सम्मान दिखाने के लिए पैर छूना है ना। देखिए, मोदी जी के जब मम्मी मरी थी ना, तब डोनाल्ड क्या बोलता है, जो बाइडेन क्या किया था, ट्वीट किया था। मैं मर जैसे कौन ट्वीट करेगा जी, क्यों करता है? इंडिया के मार्केट सबको को चाहिए, इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन है, मार्केट सबको कोई चाहिए। अब इंडिया के बाद कोई इग्नोर कर सकता है? आने वाला समय में और इंडिया क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा, कंज्यूमर मार्केट। इंडिया में सामान बेचो 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 बेचो, अलग अलग सामान बेचेगा आपको, केमिस्ट्री क्या इकोनॉमिक्स में बताएंगे, अलग अलग सामान क्या करो, बेचो। लेकिन दिक्कत क्या ना, कि इंडिया में क्या आदमी की कमी नहीं बढ़ा, मात्र 2.5 से 3% आदमी है जो खरीद सकता है, बाकी तो क्या गरीब है जी। भले बोले कि बोल सके क्या हो गया है, मिडिल फैमिली है, लेकिन मिडिल फैमिली आपका इनकम बढ़ा कहाँ? आप या तो आप गरीब कमा रहा है जी। क्या मिस्त्री हमारे यहाँ 2 दिन काम किया जी, है कि नहीं? अब 700 रुपया लेता था, अब देखो 500 ईटा भी नहीं जोड़ा 2 दिन में, तो हमसे तो नहीं कमा लिया जी। बात समझिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं फिलहाल, तो भारत का लक्ष्य कब तक है? फिर से आते हैं, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश स्वीडन। अब बाबू जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला, और बाबू भारत कब लगाया? भारत का लक्ष्य कब तक है कार्बन न्यूट्रल का? अच्छा, कार्बन पॉजिटिव का मतलब कि बाबू कौन देश कार्बन ज्यादा निकाल रहा है? कार्बन ज्यादा निकलेगा, अवशोषण कम। निकाला 150, अवशोषण कितना है? 100। तो ये 50 कार्बन पॉजिटिव है। आई खतरनाक है, क्या है खतरनाक है? कार्बन निगेटिव का मतलब क्या होता है? कार्बन नेगेटिव होता है कि आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं 50, निकाल रहे हैं 50, अवशोषण कर रहे हैं 100, यही से ज्यादा। मतलब निकाल रहे हैं कम, अवशोषण कर रहे हैं ज्यादा, तो ये ज्यादा अच्छा है ना जी। तो देखिए, विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश भूटान है। कितना? भूटान। हमारा बगले में, इंडिया के बगले में विश्व का प्रथम कार्बन निगेटिव देश कौन हो गया? भूटान हो गया। इसके अलावा सूरीनाम और मनामा, क्या हो गया? सूरीनामा और मनामा, सूरीनाम या मनामा, मनामा या पनामा करके है, मनामा होगा, है ना? मनामा है ना। चलिए देखिए, 3 देश, भूटान, सूरीनाम, पनामा, भूटान, सूरीनाम, पनामा। देखिए याद करना, भूटान पहला कार्बन निगेटिव देश कौन हो गया? भूटान हो गया। कार्बन बाबू न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितना कार्बन निकालिए उतना ही कार्बन, कई सारा देश इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है, कितना करेगा, कार्बन तो निकलने करेगा। उसका उपाय ये है कि जितना कार्बन निकाल रहे हैं उसको अवशोषण करने का प्रयास कीजिए। इस संज्ञा क्या होती हो गया, कार्बन न्यूट्रल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन बाबू और यहाँ पूछिए, सबसे पहले कार्बन टैक्स का विचार किसने दिया था? ठीक है ना, ये क्वेश्चन था बाबू, पूछा गया है। देखिए तो आप लोग लिखवाए होंगे ना, क्या वो? हाँ, डेविड गार्डन विल्सन, क्या वो? डेविड गार्डन विल्सन। देखिए, कार्बन के ऊपर सबसे पहले टैक्स लगाने का विचार इस व्यक्ति ने दिया था। इस व्यक्ति का नाम था डेविड गार्डन विल्सन। यार डेविड विल्सन याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। डेविड विल्सन क्या किया, सबसे पहले कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने की बात रखा, है ना। कार्बन टैक्स लगाने के बाद कौन किया? डेविड विल्सन। 4-5 क्वेश्चन यहां से निकाला था, समझ में आ गया, है ना। कार्बन के ऊपर बाबू क्या बोले, टैक्स लगाने का, है ना। अब आते हैं बाबू क्या, जलवायु परिवर्तन। क्या आते हैं? जलवायु परिवर्तन। यहां तक समझ में आ गया हो ना। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन। अच्छा, कुछ 1-2 पॉइंट यहां पर और बच गया। देखिए, वर्तमान में कार्बन की बात करते हैं। देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन निकालने वाला देश, विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश, तो देखिए अब याद कीजिएगा, वो चीन। कौन हो गया? पहला पर चीन है, दूसरा पर अमेरिका है, तीसरा पर कौन है? भारत। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन कौन सा देश निकाल रहा है? और दूसरा और तीसरा। अब अगला पूछेगा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति
कार्बन उत्सर्जन। देखिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या था होना, जैसे मान लेते कि आप 100 रुपया कमाए आप घर में, आपके घर में 5 को व्यक्ति है, तो 100/5 करें तो कितना हो गया एक व्यक्ति पर 20 रुपया। अब देखिए चीन तो कार्बन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो एक व्यक्ति पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं, इसका बाबू क्या उत्पादन चीन से तो कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति देखिएगा इसका क्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जनसंख्या यूपी इतना भी नहीं है, या बोल सकते यूपी के जैसा लगभग है। तो मतलब कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में सबसे आगे कौन है, अमेरिका। प्रति व्यक्ति में कौन बाबू, अमेरिका। और ऐसे बाबू कौन हो गया, चीन। चीन, अमेरिका, भारत। चीन, अमेरिका, भारत। भारत कितना स्थान पर है, तीसरा, है नहीं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बाबू, प्रति व्यक्ति में हम लोग क्या बहुत ही पीछे हैं, है ना। चलिए ये हो गया वो क्या, कार्बन से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन आपको आ सकता था, है ना। एक बताते हैं जलवायु परिवर्तन, क्या जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। देखिए जलवायु समझने से पहले आपको दो टर्म समझना है कि जलवायु एक मौसम, क्या वो एक मौसम है, क्या हो गया जलवायु। देखिए मौसम को बोलते हैं वेदर, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्लाइमेट। देखिए वो गाना सुने हैं कि पल पल न माने टिंकू जिया, तो पल पल जो बोलता ना, एक और गाना है, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। जिसका क्या है कि पल पल बदलते रहता है उसको बोलते हैं मौसम। आज जो लंबा समय तक होता है क्या होते हैं, चल रहा है। जैसे आप लोग के अनुसार क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप क्या है, वो मौसम है। आज झगड़ा जोरे कल होकरा जोरे, है ना। आज जलवायु क्या हो, झगड़ा जोरे टिका टिकावल हो गया, है ना। वो के साथ क्या आप रह रहे हो, क्या हो गया आपका जलवायु। पर्यावरण की भाषा में क्या, समझे पर्यावरण की भाषा में क्या है, मौसम। आज जलवायु देखिए, जैसे यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते क्या हो कि वहां देखिए दिखाई दे रहा धूप हो गया, मान लो देखिए कुछ देर बाद बाबू क्या हो गया, धूप खत्म हो गया। तो जो पल पल कोई जगह की पर्यावरणीय परिस्थिति बदल रहा है, कोई भी स्थल का या कोई भी जगह का जो पर्यावरणीय परिस्थिति होता है पल पल का, उसे बोलते हैं मौसम। अब बाबू क्या जलवायु क्या होता है कि बाबू सब का एवरेज निकाल लीजिए, 50 साल का कीजिए एवरेज निकाल लीजिए, 50 साल के एवरेज, वो क्या हो गया, ये जो बार बार जो मूड चेंज कर रहा हो ना, मूड चेंज कर रहा है ना, वो क्या हो गया मौसम। और लंबा समय तक देख लियो क्या हो गया जलवायु, है कि नहीं। जैसे मान ली कि पति पत्नी है, लड़ाई झगड़ा तो होबे करेगा, होगा बहु ना, और नहीं हो रहा तो दाल में कुछ काला है ना। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो क्या दाल में काला है। चलो तो आप मान लेते समझिए क्या है, यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा पल पल वगैरह हो रहा है ना, पल पल लड़ाई झगड़ा रहा, इसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलेंगे। लेकिन अब रहते रहते वो 50 साल से साथे साथे रह रहे हैं, 50 साल से क्या है साथ में हम रह रहे हैं, तो हमारा बारे में पूरा जान गया है, होकर बारे में पूरा हो। ये कौन बात पर गुस्सा हो सकता है, कौन बात पर नहीं सकता है, रूसा तो मनावे जो कुछ है कि भी मनावे जो कुछ नहीं है, ये पूरा जो एवरेज जान गए ना, इसको बोलते हैं जलवायु। तो बाबू क्या होगा कि किसी स्थान का अगर बाबू क्या है कि पल पल के जो स्थिति है क्या हो गया मौसम, और लंबा समय के जो हो गया एवरेज बाबू क्या हो गया जलवायु हो गया। तो देखिए बाबू क्या है कि कोई भी एरिया जलवायु, देखिए जलवायु से निर्धारण होता है वहां के बाबू क्या चीज, सब चीज। यहाँ बाबू अगर हम बाबू क्या है कि अभी वर्तमान से इस तरह कपड़ा पहने हैं, और ठंडा के दिन में देखते हैं कुछ तरह कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में कुछ और पहनते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, और उसी के अनुसार हमारा भोजन निर्धारित होता है। तो कौन ध्यान करता है, जलवायु। अगर हमारे यहाँ मानसूनी प्रकार का जलवायु नहीं होता, हमारे यहाँ का जलवायु है मानसूनी, क्या हो मानसूनी, इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। भारत का जलवायु क्या है, मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय। अगर हमारे यहाँ मानसूनी या कटिबंधीय जलवायु नहीं रहता तो हमारे यहाँ धान खेती हो पाता। जैसे कि यूरोप की बात करते हैं, वहां का पेड़ पौधा अलग होता है, हमारे यहाँ का पेड़ पौधा अलग होता है, हमारे यहाँ का फेस्टिवल अलग होता है, वहां का फेस्टिवल अलग हो रहा है। जो सऊदी अरब से धर्म का शुरुआत हुआ वहां गर्मी पूरा है, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, तो मुस्लिम धर्म में शराब पिएगा जी, गर्मी में इसी शराब पी लेगा तो और गर्मी हो जाएगा, है ना। वहां लाश बाबू जो कोई मरेगा तो उसको काट के जलाएगा, वहां पेड़ पौधा नहीं है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं, यहाँ कोई मरेगा तो यहाँ पेड़ पौधा रेला है, खेती करना है तो जला देगा जी, पानी रेला है,
तो यहाँ जले वाला प्रक्रिया हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कहाँ, यूरोप की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में क्या ठंडा पूरा, क्या ठंडा पूरा है, तो वहां नहीं लगता कि फेस्टिवल में भाई दारू पिएगा मिल करके। तो वहां साथे क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है कॉलेज में डिग्री नहीं मिलता है ना, तो हम लोग अलग तरह से पार्टी मनाते हैं। वहां पर क्या होता है, लोग शराब पीता है, क्या करता है शराब पीता है। बात समझिएगा, मतलब देख रहे हैं कि जलवायु निर्धारण करता है वहां के बाबू ज्योग्राफी, क्या वहां के ज्योग्राफी, वहां के रहन सहन, वहां के बाबू कल्चर। अब देखिए समझिएगा, रेगिस्तान में क्या पूरा धूप निकल रहा है, पूरा धूप चल रहा है, हाँ बालू आ रहा था मुंह पर पड़ रहा है। अगर मुंह ऐसे नहीं लपेटेंगे, ऐसे नहीं लपेटेंगे, तो लगता है कि मुंह पूरा झक्खर नहीं जाएगा, हो जाएगा ना। तो वहां पर शुरुआत क्या हुआ, इस सनका वाला। अभी हमारे इंडिया में देखिए क्या होता है, गर्मी जब आता है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की, देखिएगा उजला उजला पहन लेता है। और खास करके अभी शादी ब्याह के दिन है, तो लड़कन क्या करता है, शादी ब्याह में कार्ड देने जाता है, इतना एकदम पढ़ लेता है, इसे करे अखबार गोल गोल दिखाई देगा, है तो नहीं है? होता कि नहीं होता? चश्मा लगा लेता है, चश्मा लगा लेता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग अनुभवी है ना, मतलब दो चार गो टेंड किए हुए सुने ना। चलिए, फिर समझ में आया। अब देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाल रहे हैं, और इसके अलावा क्या है, अलग अलग ग्रीन हाउस गैस ज्यादा निकाल रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, जौन मौसम में बरसात होना चाहिए था वो मौसम में बरसात नहीं हो रहा है, और जौन मौसम में ठंडा गिरना चाहिए था वो मौसम में ठंडा नहीं गिरता है, पता है ना। जहां गर्मी होना चाहिए गर्मी नहीं हो रहा है, बरसात होना चाहिए बरसात नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो बाबू इधर उधर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या हो क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस, और खास में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ गया ना। तो अब क्या बाबू, कि जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, इसको रोकना है, या जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, बोल सकते हैं कि पहले से लेकर के आना है। तो इसके लिए नहीं लगता है कि देश का बैठक होगा, क्या होगा बैठक। आई बैठक किया गया वो 2015 में, 2015 में पेरिस में, कहा वो। हालांकि कुछ देर पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल बताए हैं उसका संबंध क्या, कार्बन के उत्सर्जन से। तो हम बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है बाबू। तो ऐसी बाबू क्या है कि पेरिस सम्मेलन, यहां पर क्या हुआ पेरिस में, पेरिस सम्मेलन। अब पेरिस कहां बाबू, फ्रांस में, फ्रांस में। पेरिस कहां है, फ्रांस में। तो यहाँ पेरिस सम्मेलन का पूछेगा, पेरिस सम्मेलन या पेरिस संधि का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से। इस संधि कब हुआ, 2000। तो यहां पर बोला गया कि हमको ऐसा काम करना है जिससे कार्बन क्या हो, कम निकले। कार्बन कम निकलेगा तो जलवायु परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर बोला गया कैसा करते हैं कि हम जो ट्रेडिशनल जो एनर्जी सोर्स है ना, जिससे हम परंपरागत तरीके से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, कोयला जला करके लकड़ी जलाकर, है ना, उसके जगह पर हम क्या करते हैं, सूर्य का एनर्जी पैदा करें। क्या हो, सूर्य का एनर्जी पैदा। तो एक बना गया ISS, इंटरनेशनल सोलर प्लानिट। तो समझिए क्या, यहां बना गया ISS, इंटर नेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या संगठन जो ही बोल सकते हैं। इसका स्थापना कब किया गया, 2015। ये किसके सहयोग से, भारत एवं फ्रांस, भारत एवं फ्रांस। देखिए ये फ्रांस का राजधानी कहाँ है, पेरिस है। अब पेरिस में सम्मेलन हो रहा था, इसका नेता कौन बना, भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस से क्या हुआ, सहयोग से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना हुआ। अब आगे समझिए क्या है, इसका बाबू हेडक्वार्टर या बोलते हैं मुख्यालय, ये बाबू गुरुग्राम, क्या वो गुरु, हाँ गुरुग्राम को गुड़गांव बोलते हैं, हरियाणा में है, हरियाणा में। क्या बोले बाबू, इसका मुख्यालय रखा गया गुरुग्राम या गुड़गांव में, हरियाणा। पहले गुड़गांव था, क्या हो गया, ये कहां पर था, हरियाणा में, है ना। ये हम गए यहाँ पर, अच्छा जगह है ना। वहां बोल सकते हैं क्या है कि डेवलपमेंट ज्यादा है, और IT सेक्टर वगैरह का विकास वहां पर अच्छा खासा हुआ है। अब वहां पर सब कोई काम काम धंधा करने वाला है जी, कमाने धमाने वाला है ना। तो वहां क्या कि डिप्रेशन में लोग ज्यादा जाएगा, जाएगा नहीं। तो वहां कॉमेडी का मार्केट चलेगा। बिहार में कॉमेडी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ सब कॉमेडियन है, यहाँ सब तो क्या कॉमेडियन है। लेकिन वहां क्या क्या आप एकदम थकल हारल है, बहुत कारण है। एक तो कमाते कमाते थकल हारल है, साथ ही अपने पैर पर खड़ा है। अपने पैर पर खड़ा होने के बाद क्या होता है कि अपने साथ निर्णय ले सकते हैं। अब 20 साल 22 साल की उम्र में क्या 50,000 रुपया मिलेगा, पता चला कि कंपनी में काम करने लड़का के तो हो गया एक साथ ही,
है ना जी, लिव इन रहना शुरू किया। दोनों में माथा मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, माथा फुराउल हो गया। अब दोनों डिप्रेशन में। अब दोनों के क्या करना, मन हल्का करना है ना। अब सबके बता भी नहीं सकता कि दिल टूट गया है। घरे फोन करेगा तो मम्मी कहेगी तुरा यही ले भेजली भल है, तो थोड़ी बताता है जी, है कि नहीं। लेकिन बड़ा बड़ा सभी सब नॉर्मल चीज है। अब आप लोग भी यही मत कीजिएगा यहाँ जहानाबाद में, तो पड़ जाएगा फेर में। चलिए, तो वहां पर क्या होगा बाबू, एक मार्केट क्रिएट होगा बाबू, कॉमेडी वाला क्या होगा, कॉमेडी में डिमांड रहेगा उस तरह का, तब तो सप्लाई होगा। जैसे जहानाबाद की बात करते हैं, यहाँ बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आज डिमांडे नहीं है, तो पगले ना होगा जी, मास्टर पगले ना होगा। चलिए अब आते हैं और बड़ा कि हाँ, अब एक जब देखिएगा, एक गुरुग्राम में जो हेडक्वार्टर खोला जा रहा है, इससे कुछ चीज आपको समझ में आ रहा है। अब तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का या अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय भारत में नहीं था। अब खुला, इसका मतलब क्या है कि भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय का ही संकेतक है, या भारत का एक शक्ति के रूप में उदय क्या है, वो संकेतक है। आपका पास जब शक्ति आएगा ना, तभी आपका लोग क्या करेगा, बात मानेगा। नेता कब मानेगा, जब आपको हमको अगर आप नेता मान पा रहे हो, क्यों मान पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर पता चल गया कि हमारे सेट मारे आएंगे तो हर सेट में नंबर कम आता, हमारा मास्टर मानिएगा जी, नेता मानिएगा। कल से मैंने किसी का पढ़ने के ये का पूछे मैंने करो मास्टर आगे, होता है कि नहीं होता। चलिए ठीक हो गया। तो जलवायु परिवर्तन बाबू क्या हो गया, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या हो, पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से। तो देखिए अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया। एक कोरल ये बताया, कोरल विच ग्लोबल वार्मिंग, टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन टैक्स, कार्बन कीट वगैरह बताया। और बाबू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या बताया, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा क्या हो, क्या आपको हम बता दिए, ओजोन परत क्या बता दिया, ओजोन लेयर। अब सुनिए, ओजोन लेयर के बारे में हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर रहेगा, वायुमंडल के विभिन्न परत, उसमें और डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां सिर्फ हमारा काम किसका था, वो आपका ओजोन लेयर का था। तो ओजोन लेयर तक ही हम क्या किए बाबू, देखें। हाँ समझ में गया। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक आपको बताया जा सकता है, तो देख लेते हैं बाबू। रुक जाइए थोड़ा सा, टाइम हो गया तो उबियाओ मत। टाइम, अब टाइम देके पढ़ाई मत करो, वो टाइम देके पढ़ाई करे वाला क्या होता है, फाउंडेशन में आना। अच्छा, जब हम ऊर्जा ऊर्जा बारे में बात कर ही रहे, तो ऊर्जा सोर्स के बारे में बता दे। ऊर्जा सोर्स बाबू, रुक जाओ, हाला मत करो। जब बोल दिया गया है कि आपका टाइम 9:30 से 11:30 है, देखिए शुरुआती समय में धीरे धीरे काहे बढ़ा रहे थे, काहे एक सवा घंटा में छोड़ दे रहे थे, क्योंकि पता है कि अचानक से नहीं बैठोगे। लेकिन अब बैठने का ना डालो, अभी 4-4 घंटा क्लास चले वाला है जी, इतने में भी आ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो ना। चलिए, घरे से जानते हो, चना फुला के लेकर आना, ना तो बासी रोटी, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करना, हम यहाँ खर्चा कर देंगे, बाद में क्या कि मम्मी पापा से मांग के हमको दे देना, है ना। चलिए अपना, सुनिए, ऊर्जा क्या हो गया, ऊर्जा, ऊर्जा बहु, देखिए आपको कुछ भी करना है तो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आपको गाली देना है, हंसना है, खेलना है, कूदना है ना, कुछ भी करना है तो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के जीवन संभव है ना। और एक और समझिए क्या होता है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर काम करता है ना। यह क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं, खाने खत्म कर सकते हैं, इसके रूप को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर प्लेट लगे हैं बाबू, तो सोलर प्लेट क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। नीचे लगा दिया बैटरी, तो तार से क्या गया, करंट आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया और बैटरी में चला गया। तो इलेक्ट्रिकल किस में, केमिकल में, केमिकल में। अब होकरा से क्या किया कि बाबू लगा ले पंखा, क्या लगा ले पंखा। अब पंखा में लगा होता है मोटर,
क्या वो मोटर। अब मोटर क्या करता है कि वो जब इनसे लाइन देते हैं तो उसको चलाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आप क्या बोले कि इधर से दिए विद्युत ऊर्जा और उसको कन्वर्ट किसमें किया, यांत्रिक ऊर्जा। एक होता है डायनेमो, गाड़ी में चाबी लगा के समझते हैं ना जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होता है। मतलब मतलब बोला जाए तो डायनेमो क्या है, जो ट्रैक्टर क्या है, एक मशीन है, हम मशीन को इसे कर रहे हैं, तो यांत्रिक उसमें ऊर्जा है, उसमें कन्वर्ट किसमें हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए दो क्वेश्चन बड़ी पूछता है, एक पूछता है मोटर क्या वो मोटर, और एक पूछता है डायनेमो क्या वो मोटर। पंखा इत्यादि में लगा होता है, तो पंखा में से कौन सी दी है, लाइन, तो लाइन विद्युत है बाबू, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक में। देखना हो, यंत्र, पंखा है क्या है, यंत्र। मशीन, व्हाट इज मशीन, फ्री रेट का सीन याद आ रहा है जी, व्हाट इज मशीन। मशीन सब क्या है, घिरे हुए है, कलम के नीब से चैन के जीप तक सब क्या है, मशीन है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज आपका काम आसान करके आ गया, मशीन। तो यहाँ मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और यहाँ डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसके अलावा क्या कि जब फिजिक्स बताएंगे तो अलग अलग क्या करेंगे, बताएंगे। यहाँ पर हमारा दो काम इसलिए बता दिए। अब समझना क्या हो कि दुनिया में ऊर्जा का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो क्या, सन है, क्या वो सन, सूर्य, क्या हो सूर्य। दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सूर्य। बाकी पृथ्वी चंद्रमा इसके पास अपना ऊर्जा नहीं है। इस सन के एनर्जी से क्या होता है, चमकता है। चंद्रमा चमकता किसकी ऊर्जा से है, कि ब्रह्मांड बताएंगे तो वहां पर बताया जाएगा। तब यहां पर आते हैं। अच्छा, सूर्य में जो ऊर्जा होता है, सूर्य एक तरह क्या है, तारा, क्या हो तारा। सूर्य क्या है, तारा। सूर्य ग्रह नहीं, सूर्य क्या है, तारा। और इसका बाबू ऊर्जा का सोर्स क्या बाबू, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। सिंपल भाषा में बताते हैं क्या होता है। यहां पर संलयन में क्या होगा, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। दो हल्का नाभिक जुड़ेगा, बड़ा एनर्जी हो, बड़ा नाभिक बनेगा, और प्लस भारी मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा। नाभिकीय संलयन क्रिया ऐसा क्रिया होता है जहां पर छोटा छोटा नाभिक मिल करके क्या होगा, बड़ा नाभिक बदलेगा और ऊर्जा निकलेगा। यहां पर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा निकलता है। इस अभिक्रिया के लिए भी क्या है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आवश्यकता होता है। पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आवश्यकता किसके लिए होता है, नाभिकीय से। नाभिकीय विखंडन के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता वो नहीं है। और यहां पर होता है नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक है, यह टूटता है किसमें, दो या दो से अधिक हल्का हल्का नाभिक। तो सूर्य के ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन। और बाबू जो परमाणु बम बनता है उसका सोर्स कौन है, नाभिकीय। परमाणु बम किस पर काम करता है, एटम बम बोलते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, है ना, वो समझ में आ गया। अब यहां पर आप समझना क्या, देखिए एक होता है हाइड्रोजन बम, ये हो गया परमाणु बम या एटम बम, ये नाभिकीय विखंडन। हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिराया गया था क्या था, एटम बम था। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1947 नागासाकी, है ना। 6 से हो गया हिरोशिमा, 9 से हो गया नागासाकी। कोई दिक्कत हो। अच्छा आप देखिए क्या हो, ये क्वेश्चन आप लोग दरोगा में पूछा गया कि विश्व का प्रथम परमाणु आपदा कौन था, 6 अगस्त, 6 अगस्त 1945। इसके अलावा चेरनोबिल के बारे में बताएंगे, यूक्रेन में हुआ था ना, है ना। इसके अलावा क्या फुकुशिमा बताएंगे, बाद में बताएंगे, आगे आते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बम जानते हैं बाबू, ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है, नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल होगा कि बाबू आपका परमाणु बम, हाइड्रोजन बम क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। तो समझ में गया। तो सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन है। तुम आगे आते देखिए, ऊर्जा को बाबू क्या है, हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से इस्तेमाल करें, उसके आधार पर बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग में, दो भाग। एक को बोलते हैं परंपरागत, क्या बोलते हैं, परंपरागत। आय को बोलते हैं गैर परंपरागत।
कन्वेंशनल क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक हो गया नॉन कन्वेंशनल। परंपरागत ऊर्जा ने बोलता हम परंपरा से बंधे हुए हैं, मतलब कि जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है ऊर्जा, उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा सोर्स। जैसे बाबू क्या हो, गोबर क्या हो गया, गोबर। गोबर से बाबू लकड़ी को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं बाबू, है ना। इसके अलावा क्या हो कि एक क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ आप कंफ्यूज कीजिएगा, बाबू क्या होता है, जल। बाबू क्या, जल। पानी का क्या हो, पानी से, पानी को हम लोग ऊर्जा के रूप में बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पानी के धारा के अनुसार हम अपना नाव चलाते थे, वो नाव चलाते थे, तो मतलब हम पूछ सकते हैं कि पानी की ऊर्जा को हम पहचान पाए थे बहुत पहले। तो पानी पूछेगा, पानी किस में आ जाएगा, परंपरागत में। इसके अलावा क्या हो, बायोमास क्या हो गया, गोबर लकड़ी क्या बोलते हैं, बायोमास। समझा गया, ये सब क्या हो गया आपका परंपरागत ऊर्जा सोर्स बाबू हो गया। एक आता है गैर परंपरागत, जिसका पहले से इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन हाल के दिनों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। जैसे सोलर एनर्जी क्या हो, सोलर एनर्जी। क्या हो गया, सौर ऊर्जा क्या हो गया, पवन ऊर्जा क्या हो गया। अच्छा बताइए जीवाश्म में कहां चला जाएगा, कोयला है बाबू, पेट्रोलियम है, ये कहां चलाएगा, ये कम से कम क्या है 100 से बाबू इस्तेमाल हो रहा है। और ये क्या है हाल फिलहाल के दिन में सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो गया ना। इसके अलावा क्या हुआ, कुछ कुछ एग्जांपल जो बाबू देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज बाबू यहाँ पर देखिए, आपका हाइड्रो पावर प्लांट क्या, वो हाइड्रो पावर प्लांट, ये क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रो पावर प्लांट ये कहां चला जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट। और एक भैया थर्मल पावर प्लांट, जैसे कोयला से हम लोग बिजली बना रहे हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं, इसको कहां चलाएगा, परंपरागत में। कहां जाएगा, परंपरागत में आ जाएगा। ठीक है चलिए। अच्छा अब यहां पर क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी समझ में आता है बाबू, कुछ जीव है, उस जीवों का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं बाबू, ऊर्जा के लिए, इसे बोलते हैं बायो एनर्जी। क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी, है ना। अब एक बताइए, एक ज्वारीय ऊर्जा का नाम सुने हो बाबू, ज्वार भटाता है ना, तो ज्वार ये ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं कि ज्वार में जो पानी ऊपर उठता है, देखिए क्या होता है, हम क्या बोले कि पानी का इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। देखिए पानी को क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, आप बांध बनाने के बाद एक टरबाइन पर गिराते हैं, एक चक्री पर गिराते हैं, और चलता हुआ में अल्टरनेटर लगा देते हैं, और उससे बिजली पैदा करते हैं। क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। तो उस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जो टाइड उठता है समुद्र में, क्या ज्वार भटा उठता है, उससे हम बाबू क्या कि एनर्जी निकाल ले। ये बात चल रहा है बाबू, ज्यादा हो नहीं रहा है, तब बोले यहां जाएगा कि यहां जाएगा, ये कहां जाएगा, गैर परंपरागत में जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये लग रहा है कि सब नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है, इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखिए क्या है, ये तो ऊर्जा कब से यूज कर रहे हैं, अब क्या है खत्म हुआ कि नहीं होगा, उसके आधार पर क्या करते हैं, इसको दो भाग में और बांटे। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत या कन्वेंशनल ऊर्जा सोर्स है और कौन क्या है गैर परंपरागत। इसमें याद कर रहा है कि जिसको लंबा समय से इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सब कहां जाएगा, और जिसको हाल फिल के दिनों में इस्तेमाल करना शुरू किया कहां जाएगा। अब आते बाबू क्या आते हैं, नवीकरणीय, नवीकरणीय एक हो गया, और नवीकरणीय। अब नवीकरणीय को हम बोल सकते हैं बाबू रिन्यूएबल, क्या वो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या हो गया, नॉन। देखिए पहले आते हैं अनवीकरणीय। अ मतलब क्या, न, अ मतलब न, जिसको हम बाबू दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं इस्तेमाल करने के बाद, खत्म हो गया, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कोयला क्या हो गया, कोयला। पेट्रोलियम क्या हो गया, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या हो गया, जीवाश्म। ये सब कहा जाएगा अनवीकरणीय। सोच सकते हैं बाबू, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स ऐसा ऊर्जा सोर्स होता है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा क्या हो गया वो, अच्छा इसमें जितना बताएं ये सब हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी। अब देखिएगा
यहाँ बाबू हम जल ऊर्जा बोल सकते हैं बाबू। ये जल ऊर्जा समाप्त होगा जी, तो जल तो रहबे करेगा। तो यहाँ देखिए जल किसमें था, गैर परंपरागत में, सॉरी परंपरागत में, कहा था परंपरागत में। आई कहाँ गया, मैंने जल का इस्तेमाल बार बार हम लोग कर सकते हैं। तो जल कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, अब आगे बोलिएगा बाबू। जो बाबू बोल सकते हैं पावन, ये तो बोलिए देखिए जितना है बाबू ना सब कहाँ चल जाएगा, नैवेद्य में। इसके अलावा क्या क्या आपको जल ऊर्जा बाबू, एक और चीज बताते हैं, एक बता रुकिए थोड़ा सा देना बताएंगे। देखिए इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा उसमें आप कुछ और सोच सकते हैं बाबू। जैसे ये सब तो हो ही गया पवन ऊर्जा। अच्छा क्या बताइएगा, बायोमास कहाँ बाबू, बायोमास। देखिए एक जीवाश्म ईंधन है कि बायोमास, दोनों में अंतर समझ में आता है। जीवाश्म ईंधन मतलब क्या है, धरती के नीचे से निकाल रहे हैं, वो जलाएंगे समाप्त हो जाएगा। लेकिन बायोमास क्या होता है, घर के बाद गोबर, घर के लकड़ी, ये सब कभी समाप्त होगा, ये तो हमेशा चलते रहेगा, वो चलते रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसको हम कहाँ डाल सकते हैं, बायोमास कहाँ चला जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में चला जाएगा। तो ये हो गया वो क्या, परंपरागत जिसको लंबा समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक क्या हो गया, जिसको हाल फिलहाल के दिनों में इस्तेमाल करना शुरू किया है। एक क्या हो गया बाबू, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, समाप्त होने वाला नहीं है। और एक क्या हो गया, एक बार इस्तेमाल कीजिए खत्म। ये हो गया लिखो फेंको, क्या हो गया, आया हो गया बाबू क्या, बार बार इस्तेमाल करते रहो, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ऊर्जा शोषण, है ना। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो देख लेते हैं बाबू। एक चीज और बताएगा, हम क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल जानते हैं क्या चल रहा है, कचरा, क्या हो कचरा, कचरा को बोलते हैं वेस्ट, क्या बोलते हैं वेस्ट। आजकल कचरा से क्या ऊर्जा पैदा करने की बात चल रहा है, कई जगह पैदा भी किया जा रहा है कचरा से, जो देखते हैं ना। तो कचरा से अगर हम लोग ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, कचरा से अगर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो आप लोग सोच के बताइए कि कहाँ जा सकता है, यहाँ की यहाँ। ये बाबू क्या है कि कचरा तो कभी खत्म नहीं होगा, और जब कचरा खत्म नहीं होगा तो यहाँ रख सकते हैं बाबू, है ना। तो कचरा या ई वेस्ट से जो हम एनर्जी पैदा करें, ये कहाँ चल जाएगा। तो आज इतना ही रहने थे बाबू, ठीक है धन्यवाद। अच्छा एक और पास गया, रन ऑफ द रिवर, बस एक मिनट का, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट देखिए क्या होता है। समान तौर पर बाबू एक नदी है, क्या वो एक नदी है, क्या वो नदी है, इसको थोड़ा सा बताइए। ये नदी जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नदी में पहले एक बांध है, क्या बनाए बांध। आई बांध को क्या करें, कहीं ले जाकर के बिजली पैदा करेंगे। ये हो गया वो डैम बनाने की प्रक्रिया। एक होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया था कि बांध नहीं बनाया जाएगा, ये नदी है बाबू ना, ये सिंपल क्या करेंगे, जहां लेकर के जाना है पानी डायरेक्ट क्या लेकर के जाएंगे और उसको गिराएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे पैदा करेंगे। मतलब क्या, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बांध डायरेक्ट क्या करेंगे, पानी को ले जाएंगे, टरबाइन पे गिराएंगे और बिजली पैदा करेंगे। इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता बाबू नहीं है। कुछ और पॉइंट देखिए, एक होता है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो माने पानी को पूरा रोकेंगे और तब क्या करेंगे वहां पर, हाँ बिजली पैदा करेंगे, सिंचाई वगैरह के लिए प्रयोग करेंगे, है ना। उस पानी को जब पाओ क्या रोकिएगा, तो पता है कि पानी जो धरती है प्लेट का बना हो, क्या वो प्लेट का, ज्योग्राफी में बताएंगे, प्लेट नीचे जाएगा, अब प्लेट इधर उधर होगा तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाया जाता है तो भूकंप आने वगैरह की संभावना बाबू। और साथ ही क्या कि पानी को इकट्ठा करेंगे तो अगल बगल के एरिया डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो हमारे देश में क्या है कि नर्मदा नदी, क्या नर्मदा, गुजरात वाला एरिया में वहां पर बांध बनाया गया नर्मदा नदी पर, है ना। हाँ अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ बह क्या गया, बाढ़ वगैरह आ गया। तो उससे जितना फायदा हो रहा है उससे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। एक व्यक्ति मेधा पाटकर का नाम है, मेधा पाटकर, तो मेधा पाटकर नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन जुड़ी है, मेधा पाटकर। एक बाबू क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये है चिपको आंदोलन से, किसे चिपको आंदोलन से, ओके ना। अब देखिएगा जैसे यहां पर बता रहे थे, देखिए छोटा छोटा वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब छोटा छोटा बांध बनाकर बिजली पैदा करने में चीन और भारत आगे है।
क्या मुझे बोले कि छोटा छोटा हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, ये कौन देश आगे है? पीछे है क्या समझो, हाइड्रो पावर प्लांट के मामले में कौन देश आगे है? चीन और भारत है। तो आप इतना ही रहते हैं, ठीक है, धन्यवाद। एकदम वो भी आ गया आप लोग।